पिछले भाग में आप सबने देखा कि कहानी में नागलोक के नागराज और नागरानी की एंट्री हो चुकी है और अंजलि को पता चलता है कि ध्रुव नागलोक के नागराज का ही बेटा है जो नागमणि हासिल करने के लिए अंजलि से मदद मांगता है। वहीं सुलेखा के घर में पहुंची विशैली विष कन्या मिहिर को मारने की चाल चलती है मगर असफल हो जाती है और तभी आता है सलाखा का एक बड़ा सच सामने। अब देखिए आगे की कहानी। सलाखा बनी विशाखा अपने असली रूप में आकर जोर जोर से हंसती है। तभी सुलेखा को होश आता है और वह अपने सामने सलाखा को खड़ा हुआ देखती है जो कि विशाखा ही थी। भैया। तभी विशाखा अपनी आंख से एक रोशनी निकालती है और सुलेखा की गर्दन पर फेंकती है जिससे सुलेखा की जुबान रुक जाती है। सुलेखा विशाखा को धक्का मारकर नीचे भागती है और नागराज के पास जाती है। पीछे पीछे विशाखा भी आती है। सुलेखा नागराज से सब कहने की कोशिश करती है मगर उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। अरे बहना, ये क्या हुआ तुझे? बाबा, लगता है बुआ जी ने कुछ गलत खा लिया है जिससे उनका गला खराब हो गया है। और कोई भी सुलेखा की बात नहीं समझ पाता है। यही एकदम सही समय है हमले का। और जैसे ही सब लोग नाच गाना शुरू करते हैं तभी दरवाजे पर अंजलि और ध्रुव दोनों वहां आ जाते हैं। सब अंजलि को देखकर खुश होते हैं। बहन जी, सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी और ये कौन है आपके साथ? भाई साहब, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हीं के साथ टहलने चली गई थी। और ध्रुव नागराज से हाथ मिलाता है और उसका हाथ भींच देता है। ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। तभी अंजलि उसका हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले जाती है। क्या हुआ स्वामी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? पता नहीं प्रिय, अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने किसी ने कोई आईना रख दिया हो और मुझे अपना काल बता रहा हो। नहीं नहीं, आप अधिक मत सोचिए, बेटी की शादी है, बहुत काम करना है हम दोनों को। अंजलि और ध्रुव ऊपर कमरे में बातें कर रहे थे जिसे विशैली छिपकर सुन रही थी। ध्रुव, तुम्हें बहुत संयम से काम लेना होगा, ऐसे तो तुम एकदम से हमला नहीं कर सकते हो। मैं क्या करूं अंजलि, जिस आदमी और औरत की वजह से मेरी माँ की ये हालत है, उन्हें नजरों के सामने देखने पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। और ध्रुव रोने लगता है। अंजलि ध्रुव के हाथ को पकड़कर उसे चुप कराती है। ओहो, तो ये बात है, यहाँ तो एक ही घर में फूट पड़ी हुई है। मुझे अपना पहला शिकार मिल गया है। और विशैली ध्रुव के अलग होने का इंतजार करती है। मृणालिनी भी अंजलि के पास आती है और गले लगकर रोने लगती है। दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी कि कहीं फिर से मैंने आपको खो तो नहीं दिया। नहीं नहीं पगली, मैं तो यही हूँ तेरे पास, इससे मिल, ये ध्रुव है, आज से ये भी अपने साथ ही है। ध्रुव या ध्रुव जीजू? वैसे भी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हट बदमाश, जाकर सलाखा के पास बैठ जा। और मृणालिनी हंसते हुए वहां से चली जाती है। ध्रुव और अंजलि दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। सलाखा, मैं अब तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। देखो यहाँ कितने सारे लोग आ गए हैं, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और मिहिर और सलाखा सबसे नजर बचाते हुए घर के पीछे की ओर जंगल में चले जाते हैं। ध्रुव नागराज और नागरानी को अपनी आंखों के सामने देखकर विचलित हो रहा था, इसलिए वो बिना किसी को बताए अकेला ही जंगल की ओर निकल गया। कितना मजबूर हूँ मैं, मेरी माँ वहां बीमार है और मैं यहाँ शादी में नाच गाना कर रहा हूँ। नरेश और सुरभि, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव के पीछे पीछे घुंघरू की आवाज आने लगती है। ध्रुव पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। तभी पूरे जंगल में हंसी की आवाज गूंजने लगती है। शिकार मिल गया। और ध्रुव पलटकर सामने की ओर देखता है तो वहां उसके सामने विशैली खड़ी होती है। तो तुम तो मेहंदी बनाने वाली हो ना? और विशैली अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, मैं वही हूँ और अब तुझ पर भी सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनाऊंगी। और इतना बोलते ही विशैली अपने नाखूनों को बड़ा करते हुए और मुंह से जहरीली जीभ निकालते हुए ध्रुव पर जोरदार हमला करती है, जिससे ध्रुव के पूरे शरीर में विष कन्या का जहर फैल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी पीछे से अंजलि चिल्लाती है, नहीं ध्रुव।
अंजलि विषकन्या को देख अपने भयंकर नागिन रूप में आ जाती है, जिसको देख विषकन्या घबरा जाती है। तुम यहाँ कैसे आई? मुझे तो तेरे इरादों पर पहले से ही शक हो गया था। जब मृणालिनी अंजलि से गले लग रही थी तब वह उसके कानों में कहती है, अन्य दीदी, मुझे इस विशैली पर शक हो रहा है। इसके छूने से वो गमला पूरा मुरझा गया था। अब आप देखिए इस लड़की के क्या चाल है। अंजलि मृणालिनी की ओर हाँ का इशारा करती है और जब ध्रुव बाहर निकल रहा था तो अंजलि भी पीछे पीछे निकल जाती है। मुझे बस जरा सी देर क्या हुई, तूने ध्रुव पर हमला कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी विशैली। ओह, तो ये तेरे प्यार की कहानी है। तेरा मजनू तो मारा गया लड़की, अब मैं चली। और अंजलि अपने नागिन की पूंछ को विशैली की ऊपर जैसे ही फेंकती है, विशैली हवा में गायब हो जाती है। नहीं, वापस आ विषकन्या, ध्रुव को ठीक करके जा। और अंजलि जमीन पर पड़े ध्रुव के शरीर के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ध्रुव के पूरे शरीर पर विशैली के नाखूनों के निशान थे और उसका शरीर एकदम नीला पड़ चुका था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ध्रुव। और अंजलि ध्रुव के शरीर के पास अपना मुंह ले जाती है और जहर चूसने लगती है, मगर तभी वहां मृणालिनी भी आ जाती है। मृणालिनी अंजलि को ध्रुव के शरीर से जहर निकालता देखती है तो अंजलि को रोकने लगती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? विशैली का जहर बहुत ही विषैला है। अगर आप इसे खुद बाहर निकालेंगी तो आप खुद ही मर जाएंगी और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। अंजलि के होंठ एकदम नीले पड़ चुके थे और हाथ पांव भी सुन्न हो चुके थे। हट जा छोटी, मुझे मत रोक। ध्रुव को मैं ही यहाँ लाई थी, अब इसे बचाना भी मेरा ही काम है। मगर आप बचा नहीं सकोगे और ना ही ध्रुव बच सकेगा दीदी। विशैली ही ये जहर वापस खींच सकती है। और यही सुन अंजलि रुक जाती है। अब मैं उस विशैली को कहीं से भी ढूंढकर यहाँ लेकर आऊंगी, चाहे वो पाताल में भी छिपी हुई हो। मैं भी आपके साथ चलूंगी दीदी। और दोनों ध्रुव के शरीर को किसी सुरक्षित जगह रखकर गायब हो जाते हैं। मिहिर और सलाखा नदी के किनारे गुमसुम बैठे हुए थे। मैं सलाखा के साथ होते हुए भी उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और मिहिर अपना पाँव नदी के अंदर डालता है और सलाखा को भी ऐसा करने को कहता है, मगर सलाखा बनी विशाखा ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसका नकली नीला रंग बदल जाता। मिहिर, शादी का समय है, अभी मैं नहीं चाहती कि मुझे सर्दी लगे। अच्छा बाबा। और मिहिर सलाखा का हाथ पकड़कर पुराना दौर याद करता है। सलाखा, तुम्हें याद है ना हम नदी में कैसे पानी के साथ खेलते थे? मुझे तो बस यही याद है कि तुम और मैं बाइक पर बैठकर पिकनिक मनाने गए थे। और मिहिर और सलाखा की एक भी याद विशाखा की बातों से मिल नहीं रही थी, जिस वजह से मिहिर को हल्का सा शक होने लगता है। ये तो वही वक्त है जब सलाखा बदली बदली से लगी थी और अंजलि आंटी ने भी बताया था कि वो उस समय सलाखा नहीं थी। कौन हो तुम? तुम सलाखा नहीं हो? ये सुनते ही सलाखा गुस्से से खड़ी हो जाती है। हाँ मिहिर, तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं सलाखा थोड़ी ही हूँ, मैं तुम्हारा प्यार थोड़ी ही हूँ। कल हमारी शादी होने वाली है और तुम ऐसे बहाना बनाकर शादी से बचना चाह रहे हो। मिहिर चुपचाप बस सुन रहा था। मैं समझ गई हूँ, तुम्हें मेरी इस नीली काली चमड़ी से कभी प्यार था ही नहीं। कल मेरी बहन विशाखा की गोरी चमड़ी देखकर तुम्हारा मन बदल गया होगा। ऐसा नहीं है सलाखा। मगर सलाखा मिहिर की एक भी सुने बिना ही जोर जोर से रोने लग जाती है और ये देख मिहिर सब बातें भूलकर सलाखा को गले से लगा लेता है। तुम बस मेरी हो सलाखा और मैं कुछ नहीं जानता। सलाखा बनी विशाखा ये सुनकर शैतानी मुस्कुराहट देती है और गिरीश को संदेश देती है। मैंने मिहिर को यहाँ संभाल लिया है, क्या वहाँ सब ठीक है गिरीश? गिरीश एक गुफा के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। हाँ मेरी दोस्त, मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे मकसद को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मिहिर से शादी करो आराम से। और ये बोलते हुए गिरीश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो जमीन पर गिरते ही छोटी छोटी गिरगिट में बदलकर गुफा के भीतर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर कुर्सी पर बैठी सलाखा की आंखें बंद थी और उसका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था। तभी सलाखा अचानक अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराती है। दोनों बहनों की चाल में कौन आगे है और कौन पीछे, ये अभी तक राज ही है। वही मिहिर क्या वक्त रहते पहचान पाएगा विशाखा की असलियत को, और क्या अंजलि लेकर आएगी विशैली से ध्रुव के प्राण वापस? अंजलि और मृणालिनी इधर उधर गायब होकर विशैली को हर जगह ढूंढ रहे थे, मगर विशैली कहीं नहीं मिल रही थी।
तभी अंजलि मृणालिनी को रुकने के लिए बोलती है, छोटी, ऐसे हम सारा समय हाथ से गवा देंगे। ये समय अभी बेवकूफी का नहीं है, मुझे मेरी दोस्त को बचाना ही होगा। और अंजलि रोते हुए शेषनाग को याद करती है। शेषनाग प्रकट होते हैं। कहो अंजलि, इतनी क्यों परेशान हो रही हो? शेषनाग, सालों बाद इस संसार में मेरा कोई दोस्त बना था, मगर उस दुष्ट विशैली ने उस मासूम को अपने जहर से अधमरा कर दिया। मैं ध्रुव को ठीक करना चाहती हूँ। वो विषकन्या पातालोक में छिपी हुई है, मगर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उसका जहर इतना जहरीला है कि तुम वहाँ मर भी सकती हो। कोई बात नहीं शेषनाग, मैं ये खतरा लेने के तैयार हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं छोटी, तू यही रहे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर तुम मिहिर के साथ मुझे बचाने आ जाना। और अंजलि मृणालिनी का हाथ थामते हुए उसकी कलाई पकड़ लेती है और अपना नाखून पहना कर मृणालिनी की कलाई पर 3 रेखाएं बना देती है। अन्नी दीदी, ये क्या है? छोटी, ये मेरी जीवन की रेखाएं हैं। जब तक ये 3 रेखाएं होंगी मैं एकदम ठीक होंगी, और जैसे जैसे ये मिटने लगेंगी समझना कि मैं भी मर रही होंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। शेषनाग, अब मेरा पाताल लोक जाने का समय आ गया है। और शेषनाग अंजलि को पाताल लोक में भेज देते हैं। पाताल लोक पृथ्वी लोक से एकदम अलग था, भयानक सा, जहाँ सिर्फ उजाड़ जगह ही थी। आसपास जलते आग के लावा थे और आसपास ढेरों चमगादड़ भी लटक रहे थे। अंजलि सहमी सी आगे बढ़ती है। अब इस नरक जैसी जगह में मैं उस विशैली को कहाँ ढूंढूं? और अंजलि आगे चलने लगती है। गुफा में बंधी सलाखा की आंखें खुलती हैं और वो मुस्कुराती है और उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर सलाखा का ऐसा बर्ताव क्या कहना चाह रहा था? गिरीश के आंसुओं से बने नन्हे गिरगिट गुफा में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे कि तभी सलाखा मुंह खोलती है और जीभ से छोटे छोटे गिरगिटों को लपक कर अपने मुंह के अंदर ले जाती है और फिर जोर से हंसती है। उधर मिहिर और सलाखा बनी विशाखा की तैयारी उसी तरह चल रही थी। सलाखा की माँ नागरानी उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर आती हैं। ये लो बेटा, ये रहा तेरा दुल्हन का जोड़ा। आज मेरी बेटी की शादी हो रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे भी माँ। तभी नागराज भी वहां आ जाते हैं और सलाखा का हाथ पकड़ते हैं। तभी सलाखा अपना हाथ छुड़ाकर दूर हो जाती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना घबरा क्यों रही है? यार, अब ये क्या ड्रामा है? इससे पहले कि मेरा राज खुले मुझे अब फटाफट मिहिर से शादी करनी होगी। मिहिर आराम से सो रहा था कि तभी कमरे पर खटखट होती है। मिहिर उठता है और दरवाजा खोलता है, मगर दरवाजे पर उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम? तभी मिहिर पर हमला होता है और वे बेहोश हो जाता है। कमरे में लड़के की हंसने की आवाज गूंजती है और वहां से चली जाती है। मिहिर वहीं पड़ा हुआ था। आखिर मिहिर ने ऐसा क्या देखा होगा जो वह चौंक गया और उस चीज ने मिहिर पर हमला भी किया? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। सुलेखा डरी डरी सी घर में भटक रही थी। पता नहीं उस दुष्ट ने मेरी जुबान को क्या कर दिया। मैं अब भैया को कैसे बताऊं कि मिहिर से जो शादी कर रही है वो हमारी सलाखा नहीं बल्कि वो शैतान विशाखा है। और तभी सुलेखा के सामने रखे कॉपी पेन नजर आता है। सुलेखा पेन की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाती है, सामने खड़ी सलाखा बनी विशाखा अपनी आंखों की रोशनी निकालकर सुलेखा के हाथ पर फेंकती है, जिससे पेन उसके हाथ से छूट जाता है और कॉपी जल जाती है। सुलेखा दर्द के मारे चीखती है। आह! ये क्या? मेरी आवाज तो वापस आ गई। अब मैं भैया के पास जा रही हूँ। जैसे ही सुलेखा पलटती है, विशाखा उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। उसने अपनी नागिन की लंबी जीभ निकाल ली थी और गुस्से से उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। विशाखा अपनी जीभ से सुलेखा का चेहरा चाटती है। बुआ जी, मेरी प्यारी बुआ जी, क्या तुमने अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम बार बार मुझे तंग कर रही हो? तुम क्यों कर रही हो आखिर ऐसा? मुझे जाने दो।
ऐसे कैसे जाने दूं? अगर तुझे जाने दिया बुढ़िया तो तू मिहिर को कभी भी मेरा नहीं होने देगी। और विशाखा जोर से अपनी जीभ सुलेखा के सर पर मारती है, जिससे सुलेखा को एक जबरदस्त दर्द होता है और वे बेहोश हो जाती है। अब कोई डर नहीं। अब अगर बुढ़िया होश में आ भी जाएगी तो भी उसे 2 दिन तक का कुछ भी याद नहीं रहने वाला। अब तो मैं चली अपनी मिहिर की दुल्हन बनने। विशाखा तुरंत सलाखा में बदलकर मुड़कर जाने लगती है और जैसे ही वो पलटती है उसके कदम रुक जाते हैं और वह घबरा जाती है। तुम यहाँ मैं अंजलि दीदी वहां चली तो गई, मगर मैं यहाँ खड़ी होकर क्या ही करूंगी। तभी मृणालिनी जमीन पर बैठकर मंत्र का जाप करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर में वहां एक नाग नागिन का जोड़ा प्रकट होता है। आंखें खोलो मृणालिनी और बताओ तुमने हम दोनों को कैसे याद किया? छाया, कबीर, मेरे दोस्तों, तुम दोनों आ गए? हाँ मृणालिनी, तुमने बुलाया और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। वो मेरी अन्य दीदी वहां पाताल लोक में है और मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बहन की हर खतरे में परछाई बनकर रहो। तुम्हारी बहन बिल्कुल मेरी बहन जैसी ही है, तुम घबराओ मत दोस्त। मगर दोस्तों, याद रहे कि मैंने तुम दोनों को वहां भेजा है, ये दीदी को पता न चले। उनके सामने तभी आना जब वो सबसे अधिक खतरे में हो। और छाया मृणालिनी से गले लगते हुए कबीर के साथ गायब हो जाती है और दोनों पाताल लोक में पहुंचते हैं। कबीर, यहाँ तो अंजलि दीदी नहीं है। जरूर वो आगे निकल गई होंगी, हमें भी बहुत संभल कर कदम रखना होगा छाया। और छाया और कबीर गायब हो जाते हैं। कबीर, क्या हम दिखाई दे रहे हैं? नहीं छाया, अब हमें चाहकर भी कोई नहीं देख सकेगा, बस हम दोनों ही एक दूसरे को देख सकते हैं। सलाखा के पीछे मिहिर खड़ा था। मिहिर को देख सलाखा एकदम ही चौंक गई थी। ये क्या? लगता है मिहिर ने तो सब कुछ ही देख लिया। अब मिहिर के सामने मेरा भांडा जरूर फूट जाएगा। मिहिर, वो बुआ जी अचानक बेहोश हो गई थी। मैं बस पानी लाने ही जा रही थी। हाँ, बुआ जी की अब उम्र हो रही है ना। आओ चलो, इन्हें बेड पर लिटा देते हैं। और दोनों सुलेखा को बेड पर सुला देते हैं। तभी सलाखा घबराती सी बाहर जाने लगती है, मगर मिहिर सलाखा का हाथ पकड़कर खींच लेता है और अपनी बाहें उसकी कमर में डाल देता है। मिहिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो, कोई देख लेगा। चुप एकदम। आखिर अब हमारे एक होने में समय ही कितना बचा है? मुझे तुम्हें जी भर के देख तो लेने दो। तभी सलाखा का ध्यान जाता है कि मिहिर के हाथों पर उसका नकली नीला रंग छूट चुका है और वह ये देख घबरा जाती है। मिहिर, ये रंग, ये पता नहीं। और मिहिर सलाखा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप करा देता है। चुप रहो। और सलाखा का रंग अपने चेहरे पर लगा लेता है। देखो, अब मैं भी तुम्हारे रंग में रंग चुका हूं। मैं अब बस तुम्हारा ही बनना चाहता हूं सलाखा। मिहिर विशाखा से एकदम करीब था। विशाखा हमेशा से उसे इतना ही करीब देखना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों विशाखा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मुझे ये सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आखिर क्या वजह है? क्या हुआ सलाखा? तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ मिहिर, मैं बस तुम्ही से प्यार करती हूँ। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो और बस मुझे सोचो। मिहिर मुस्कुराता हुआ सलाखा की आंखें बंद कर देता है और विशाखा भी मुस्कुराती हुई मिहिर को सोचने लगती है। मगर ये क्या, आज उसे अपने मन में मिहिर का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। विशाखा को केवल गिरीश का चेहरा नजर आया और गिरीश के साथ की सभी अच्छी यादें, मस्ती के पल और उन दोनों का साथ, उसे यही सब याद आता है। विशाखा चौंक कर आंखें खोलती है। ये मैंने अभी अभी क्या देखा? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ विशाखा? तुम ठीक तो हो ना? आओ, मैं तुम्हें प्यार करूं। और मिहिर अपने होठों को सलाखा बनी विशाखा के करीब ले जाकर उसे चूमने की कोशिश करता है कि विशाखा मिहिर को धक्का मारकर वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजे से लगकर विशाखा अपनी तेज सांसों को थाम रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे गिरीश का चेहरा कैसे नजर आ सकता है?
उधर गुफा के बाहर बैठा गिरीश विशाखा के बारे में सोचता हुआ बस रोए जा रहा था। मेरी विशाखा किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। वो मेरी ना हो सकी तो क्या मैं उसे दुल्हन बने देख भी ना सकूं? मैं उसे देखने जरूर जाऊंगा। जरूर जाऊंगा मैं उसे देखने। और गिरीश गायब हो जाता है। गिरीश अब सलाखा की शादी में शामिल होने जा चुका था। वहीं गुफा के अंदर कुछ अजीब सा था जिसके बारे में गिरीश बेखबर था। गुफा में कैद सलाखा गायब थी और वहां केवल रस्सी ही पड़ी थी। अंजलि पाताल लोक में विशैली को इधर से उधर ढूंढ रही थी। तभी सामने उसे एक विशाल तालाब नजर आता है। अरे, यहाँ से तो आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और वो विषकन्या भी कहीं नजर नहीं आ रही। लगता है मुझे ये तालाब पार करके ही जाना होगा। और अंजलि तालाब में पांव डालने ही लगती है कि तभी उसके पांव से चप्पल निकलकर तालाब में गिर जाती है। तभी वह देखती है कि चप्पल तालाब में गिरते ही एकदम से जल उठती है। अंजलि ये देख पास पड़ा एक चट्टान का टुकड़ा तालाब में फेंकती है, मगर वह पत्थर भी एकदम गल जाता है। इसका मतलब यह कोई जल से भरा तालाब नहीं बल्कि विष से भरा तालाब है। जो कोई भी इसे संपर्क में आएगा वह जल जाएगा। तभी अंजलि को तालाब के दूसरी पार भागती हुई विशैली नजर आती है। आजा आजा, पकड़ मुझे, आजा आजा। और विशैली भागकर छिप जाती है। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना ही वो उस पर कुछ ठोस चीज डालकर पुल बनाकर जा सकती थी और ना ही खुद उसे पार कर सकती थी। अब वह निराश होकर वहीं बैठ गई और रोने लगी। रोने से उसके आंसू जैसे ही तालाब में गिरे तभी उसमें से एक राक्षसी प्रकट हुई। इतनी जल्दी हार मान गई नागिन, मजा तो इसी खेल में है। अगर तू मुझे मेरे खेल में हरा देगी तो मैं इस तालाब को पार करने में तेरी मदद करूंगी। और अंजलि उस राक्षसी की बात मान जाती है। छाया और कबीर भी अभी तक अंजलि की ही तलाश में भटक रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि भले ही वो दोनों गायब हो गए हों, मगर पाताल लोक विषकन्या का घर था और वह जान चुकी थी कि उसके घर में 2 बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। अच्छा, तो ये 2 बेवकूफ नाग नागिन भी यहाँ मरने आए हैं। मगर इन्हें मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। इन्हें तो मैं खूब नचाऊंगी। और विशैली चुटकी बजाकर गायब हो जाती है। छाया कबीर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे चलने लगते हैं उन्हें एक गुफा में जोरदार रोशनी आती नजर आती है। हो ना हो, इस जगह वो विषकन्या जरूर मिलेगी। और हाँ, फिर हम उसे मारकर अंजलि को वापस ले जाएंगे। छाया और कबीर उस गुफा में चले जाते हैं। गुफा में घुसते ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर देखते हैं कि ये कोई सामान्य जगह नहीं थी, बल्कि एक भूल भुलैया थी जिसमें चारों ओर कांच लगे हुए थे। तभी छाया और कबीर खुद को एक कांच के सामने देखते हैं तो कबीर को अपने पीछे छाया नहीं विशैली खड़ी नजर आती है। तभी छाया दूसरे कांच में देखती है तो उसे अपने आगे कबीर की जगह विशैली खड़ी नजर आती है। ये सब क्या हो रहा है? कबीर, कबीर, ये तुम ही हो ना? हाँ छाया, मैं ही हूँ, मगर तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो? विशैली गुफा के बाहर खड़ी सब देख रही थी और वे जोरदार हंसने लगती है और उसकी हंसी की गूंज अंदर बने कांच की जगह में गूंजने लगती है। तभी छाया को कांच में विशैली हंसती नजर आती है और कबीर को भी ऐसा ही नजर आता है। विशैली का खेल अब छाया और कबीर पर हावी हो चुका था। अब उनके दिमाग से इस तरह खेलने लगी थी कि उन्हें एक दूसरे के अंदर ही विषकन्या नजर आने लगी। और फिर अचानक से छाया और कबीर ने एक दूसरे पर ही जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। छाया ने कबीर पर अपनी पूंछ से जोरदार हमला किया तो कबीर ने अपनी सांप की जीभ से छाया को जोरदार डस लिया। दुष्ट विशैली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगी विशैली। जहां छाया और कबीर आमने सामने थे, वहीं पीछे लगे कांच में दोनों ही विशैली के रूप में नजर आ रहे थे और दोनों गजब का हमला करते हुए लड़ते रहे। तभी कबीर छाया के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है। तभी छाया को कुछ अजीब लगता है। विशैली मुझ पर हमला कर रही है और कबीर मुझे बचाने भी नहीं आ रहा। आखिर कबीर है कहाँ?
कबीर, कबीर, तुम मुझे सुन सकते हो क्या? मगर कबीर अभी तक विशैली के जादू के वश में था। छाया अब समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ तो अजीब है और वो कबीर को धक्का देकर एक एक कर सारे कांच अपनी पूंछ से तोड़ देती है। कांच के टूटते ही विशैली का खेल खत्म हो जाता है और छाया और कबीर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और गुफा का दरवाजा जैसे ही खुलता है सामने विशैली खड़ी होती है और कबीर जैसे ही उस पर झपटता है वह हंसते हुए गायब हो जाती है। यह जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं है कबीर, हमें अब संभल कर आगे बढ़ना होगा। तो बताओ मेरी पहेलियों के जवाब। अगर तुम सफल हुई तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगी, वरना तुम्हारी मौत भी इसी तालाब में डूब कर होगी। मुझे मंजूर है, मैं अपने दोस्त के लिए ये खेल भी खेलने को तैयार हूँ। अग्नि, आकाश, वायु, जल और मिट्टी के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिससे जीवन बनता है और वह चीज समय के साथ अच्छी और बुरी भी हो जाती है? अंजलि ये सुनते ही आंख बंद करके सोचती है और तभी उसे उसकी पिछली जिंदगी नजर आती है जिसमें कैसे उसे कौशिक जैसे दुष्ट तांत्रिक की माया से निकलकर शिवानी जैसी अच्छी दोस्त मिली। हाँ, मैं समझ गई। ईश्वर ने हमें 5 तत्व से मिलाकर बनाया है, मगर केवल हमारा मन ही ऐसी चीज है जो हमें पूरा करता है और मन की ही वजह से इंसान अच्छा या बुरा भी बन जाता है। सही जवाब। अब आगे बता। ऐसी चीज जो छूने पर कोमल, चलने पर आग और ढलने पर पानी की तरह बहकर बर्फ बन जाए। अंजलि फिर सोचने लगती है। इसका जवाब होगा मोमबत्ती या मोम, क्योंकि एक मोम ही ऐसी चीज है जो छूने पर बेहद कोमल लगता है। जब उसे चलाते हैं या जलाते हैं तो वह आग के रूप में रोशनी देता है और जब पिघलता है तो पानी जैसा तरल बनता हुआ जम जाता है। राक्षसी अंजलि की समझदारी से प्रसन्न हो रही थी और अंजलि एक एक कर सभी सवालों के जवाब देने लगती है। नागिन, तू इस खेल में जीत गई है। जा, ये रहा तेरे आगे जाने का रास्ता। और तभी तालाब में से एक पुल निकलता है और अंजलि उसे पार करके आगे बढ़ जाती है और विष कन्या के ठिकाने पर पहुंच जाती है। विशैली, बाहर आ और मेरे साथ चलकर ध्रुव को ठीक कर, वरना मैं तेरे टुकड़े कर डालूंगी। तभी विशैली हंसते हुए बाहर आती है। क्या मैं तुझे पागल दिखती हूँ नागिन, जो अपना छोड़ा हुआ जहर चूस कर तेरे आशिक की जान बचाओ? विशैली की बच्ची, अब मैं तुझे घसीट कर ले जाऊंगी। और अंजलि विशैली के ऊपर जोरदार झपट्टा मारती है, लेकिन विशैली तुरंत हवा हो जाती है और देखते ही देखते वहां एक नहीं 10 से अधिक विशैली आ जाती हैं। अंजलि यह देखकर चौंकती है। अरे, अब इसमें से असली विषकन्या कौन सी है, मैं कैसे पता लगाऊं? सारी विषकन्या अंजलि की ओर देखकर हंस रही थी। तभी अंजलि एक विषकन्या के पास जाती है और उसके बाल पकड़ती है। तभी वह हवा हो जाती है और वहां दूसरी विषकन्या आ जाती है। अब मैं क्या करूं शिव शंभू? तभी सबसे पीछे खड़ी एक विषकन्या की परछाई उसे दीवार पर गिरती हुई नजर आती है और अंजलि बाकी लड़कियों की ओर देखती है, मगर उनकी कोई भी परछाई नहीं थी। अंजलि अब समझ गई थी कि वही असली विशैली है और वह सब लड़कियों को चीरते हुए असली विशैली के करीब जाकर उसके बाल जोर से पकड़ती है और उसे तुरंत अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। अब तू कैसे बचेगी दुष्ट लड़की? छोड़ दे नागिन मुझे, अभी भी वक्त है। अगर उसे पता चल गया ना तो तूफान आ जाएगा। मगर अंजलि उसकी एक सुने बिना ही घसीट कर वहां से ले जाने लगती है। मगर विशैली के कैद में आते ही पाताल लोक की छत टूटने लगती है, मगर अंजलि आगे बढ़ रही थी। तभी एक भारी सी चट्टान टूटकर अंजलि के ऊपर आने लगती है। नहीं! तभी वह रुक जाती है और अंजलि देखती है कि छाया और कबीर ने उस चट्टान को पकड़ लिया था। अन्नी दीदी, आप जाइए, हम इसे संभाल लेंगे, जाइए जल्दी। और अंजलि पाताल लोक से बाहर आ जाती है और विशैली को जोर से जमीन पर गिराती है। मृणालिनी अंजलि को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों ध्रुव के अधमरे शरीर को विशैली के सामने रख देते हैं।
इस मासूम लड़के से अब ये गंदा जहर निकाल विशैली, वरना तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी ही है। और दोनों नागिनें विशैली पर हमला करती हैं। विशैली डरते हुए ध्रुव के शरीर से अपना जहर वापस निकालकर चूसने लगती है और धीरे धीरे ध्रुव का शरीर सामान्य हो जाता है। मगर विशैली का शरीर अब काला पड़ चुका था। कुछ देर में ध्रुव को होश आ जाता है और दूसरी ओर विशैली अधमरी होकर वहीं गिर जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। ध्रुव उठता है और अंजलि की ओर देखता हुआ सब कहानी समझ जाता है। तुमने ये सब मेरे लिए किया? मेरे लिए अंजलि? दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। सलाखा के रूप में विशाखा अपना दुल्हन का जोड़ा पहनकर खुद को शीशे में देख रही थी कि तभी उसके पीछे खड़ी सलाखा नजर आती है। सलाखा तुम? विषकन्या के मूर्छित होते ही गुफा में बैठा कटकानंद गुस्से से हवन कुंड में आंख फेंकता है। नहीं, असंभव। सदी के सबसे विषैले विष की कन्या विशैली को कोई कैसे हरा सकता है? मेरी सभी चालें धीरे धीरे असफल होती जा रही है। अब मुझे मेरा सबसे बड़ा मोहरा फेंकना होगा। और कटकानंद सामने की चट्टान पर वार करता है और वह चट्टान 2 हिस्सों में फट जाती है, जिसके अंदर से एक बर्फ का गोला निकलता है और कटकानंद हवन की लकड़ी उठाकर उस गोले को पिघलाने लगता है। अंजलि, तुम जानती थी कि विषकन्या के जहर से तुम भी नहीं बचोगी, फिर भी तुमने मेरे शरीर से जहर निकाला और तो और मुझे बचाने के लिए तुम पाताल लोक तक चली गई। आखिर क्यों अंजलि? मुझ अजनबी के लिए इतना क्यों किया तुमने? अजनबी नहीं ध्रुव, तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त माना है। अर्जुन और शिवानी के बाद कोई मेरा दोस्त नहीं था, और फिर तुम मिले तो लगा सालों बाद भी इस दुनिया में दोस्ती जिंदा है, और उसके लिए मैं पाताल लोक तो क्या शमशान तक में जा सकती हूँ। क्या बस दोस्त? तो तुम दोस्त के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही थी, क्या कोई और बात नहीं थी? नहीं, और क्या ही बात होगी। अब जल्दी घर चलो, वहां शादी होने वाली होगी। मगर मेरे लिए दोस्ती नहीं है अंजलि, ये हमारा प्यार है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो अब जल्दी चलो। और अंजलि पलटकर जाने लगती है। तभी मृणालिनी ध्रुव की ओर आंख मारती है और ध्रुव जमीन पर गिर जाता है। दीदी देखो जीजू को क्या हुआ। अंजलि ध्रुव को जमीन पर पड़ा देख दौड़कर उसके पास जाती है और रोने लगती है। ध्रुव, क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव, उठो ना। तभी मृणालिनी पीछे से हंसती हुई आती है और ध्रुव भी हंस देता है और अंजलि को अपनी बाहों में जकड़कर जमीन पर ही गिरा देता है। इतनी सी बात पर परेशान हो गई मेरे लिए? ये प्यार नहीं तो क्या है अंजलि? इतने कम समय में मेरी परवाह आज तक किसी ने नहीं की। हाँ, मुझे अच्छे लगने लगे हो तुम। दोबारा ऐसा मजाक मत करना ध्रुव। और ध्रुव और अंजलि एक दूसरे के गले लगते हैं। दीदी जीजू अब चलो, वहां मिहिर सलाखा की शादी है। 1 मिनट रुको। अंजलि दीदी, छाया और कबीर कहाँ है? कौन छाया और कबीर? छाया कबीर मेरे दोस्त जो आपकी मदद के लिए पाताल लोक में गए थे, वो कहाँ है? अच्छा, वो दोनों? हाँ, उन्होंने ही तो मुझे बचाया था और मुझे बाहर जाने के लिए कहा था। बोले कि वो अभी आ रहे हैं, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। तभी मृणालिनी की नजर उसकी कलाई पर बनी उन जीवन रेखाओं के ऊपर पड़ती है। अन्य दीदी ये देखो, यहाँ तो अब केवल एक ही लाइन बच रही है। छोटी, ये जीवन रेखा पाताल लोक में जाने वाले लोगों के हिसाब से मैंने बनाई थी। मैं तो सही सलामत आ गई, पर 2 रेखाएं गायब है। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त मेरी वजह से मारे गए। और मृणालिनी जोर जोर से रोने लगती है और अंजलि उसे संभालती है। फिर सब घर वापस लौटने लगते हैं। जमीन पर पड़ी विशैली की लाश उसके अपने ही जहर से एकदम ही काली पड़ चुकी थी। तभी उसके आसपास काला धुआं उठने लगता है और वह जमीन के अंदर समा जाती है। वहां भारी पत्थर पकड़े छाया और कबीर अब थक चुके थे कि अचानक उनके पीछे से कोई अपनी शक्ति से हमला करता है और दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं और भारी भरकम चट्टानों के नीचे दब जाते हैं और पाताल लोक में उनकी बस चीख गूंजकर रह जाती है। विशाखा आईने में अपने पीछे सलाखा खड़ी देखती है जो जोर जोर से हंस रही थी। बहन,
तू आजाद कैसे हो गई? मैंने तो तुझे कैद कर दिया था ना। कैद में तो तू है पागल लड़की। तू तो मिहिर से प्यार भी नहीं करती, फिर भी एक ऐसे रिश्ते में बंधने वाली है जो तेरा है भी नहीं। तरस आ रहा है तुझ पर मुझे। बेचारी। विशाखा ये सुनते ही कांच के ऊपर सामान फेंकती है और कांच टूट जाता है और सलाखा भी गायब हो जाती है। इसका मतलब कि ये बस मेरा वहम था। फोकस कर विशाखा, फोकस। तुझे बस मिहिर से शादी करनी है और अपनी उस बहन को नीचा दिखाना है। अंजलि भी उन दोनों के साथ घर आ चुकी थी और सुलेखा को भी नींद से होश आ गया था। सुलेखा बाहर आती है और देखती है कि घर में तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अरे भैया, शादी का तो दिन आ भी गया। अरे बहना, तेरी आवाज ठीक हो गई? पता नहीं भैया, मुझे तो ठीक से कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं जीजी, आप जाकर सलाखा को ले आइए और अंजलि बहन जी आप जाकर मिहिर को ले आइए। तभी पीहू भी वहां आ जाती है और पीहू और अंजलि मिहिर को लेने जाते हैं, मगर मिहिर अपने कमरे में नहीं होता है। तभी पीहू के कान में कुछ खटखट की आवाज पड़ती है जो कि कमरे की अलमारी से आ रही थी। अरे, लगता है अलमारी में कोई चूहा बंद है। मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ, वरना वह सारे कपड़े खराब कर देगा। और पीहू अलमारी की ओर बढ़ती है कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से मिहिर दूल्हे के रूप में तैयार होकर आता है। मिहिर को देख पीहू अलमारी से दूर हट जाती है। तू खुश है ना मिहिर? आज अगर शिवानी होती, तुझे दूल्हा बना देखती तो कितनी खुश होती। कटकानंद जैसे ही आंख से उस बर्फ के गोले को पिघलाता है, उसमें से एक विशाल केकड़ा निकलता है और निकलते ही कटकानंद की गर्दन को अपने पंजे में दबा लेता है। अरे अरे, शांत हो जा मेरे केकड़े। तुझे मैंने मुझ पर ही हमला करने के लिए थोड़े ही बुलाया है। तेरा मकसद तो कुछ और ही होगा और इस खेल में तेरी पाली बड़ी लंबी ही चलेगी। शांत हो जा मेरे केकड़े, शांत हो जा। और केकड़ा जमीन पर झुककर बैठ जाता है। हा 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 हा। देखना, इस बार तो मेरी चाल खराब नहीं जाएगी। अगर मैं ऐसे शादी में गया तो किसी को भी मुझ पर शक हो सकता है, इसीलिए मुझे भेष बदल कर जाना चाहिए। और गिरीश दाढ़ी मूछ लगाकर भेष बदल लेता है। आज जब मुझे अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो गायब है। कहाँ चली गई गिरीशा तू? और गिरीश सलाखा के घर में मेहमानों के बीच घुस जाता है। सुलेखा सलाखा को लेने जाती है और कमरे में सलाखा के रूप में विशाखा शादी का जोड़ा पहनकर तैयार बैठी रहती है और मिहिर और सलाखा दोनों मंडप में आ जाते हैं। सलाखा मिहिर की ओर देखकर मुस्कुराती है। बस हमारे बीच में अब ये कुछ ही फेरे बचे हैं सलाखा, फिर तुम पर बस मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। ये सुनते ही विशाखा एक बार थोड़ी सहम जाती है कि तभी उसे सामने खड़ा गिरीश नजर आता है। गिरीश ने भले ही भेष बदला हो, मगर विशाखा उसे देखते ही पहचान लेती है। गिरीश, तुम यहाँ? मुझे तो आना ही था मेरी दोस्त। मैं नहीं आता तो तुम्हारी ओर से कौन आता जो शादी में जमकर नाचेगा? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? चले जाओ यहाँ से। विशाखा जोर से चिल्लाती है। अरे मैं क्यों जाऊं, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। सब हंसने लगते हैं। अरे दुल्हन तो आ गई, मगर हमारी लाडो विशाखा कहाँ है? वो कब से नजर ही नहीं आ रही। माँ होगी कहीं भी, अब आप बस मेरी शादी होने दो। और विशाखा फिर से गिरीश की ओर देखकर मंडप में बैठ जाती है। ये कैसी बेचैनी है शिवजी। जिस लड़के को पाने के लिए मैं अपनी बहन तक से लड़ गई, आज वो मेरे बगल में बैठा है, पर मुझे कोई भी खुशी नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? और विशाखा इस दुविधा में शादी के बीच उठने की बजाय बार बार गिरीश और मिहिर की ओर देख रही थी। आइडिया। विशाखा मिहिर के कान में जाकर बोलती है, मिहिर, ये शादी मत होने दो, क्योंकि मैं एक नागिन हूँ। वाह क्या बात है, और मैं एक नाग हूँ। मिहिर विशाखा की एक भी बात नहीं चलने देता। देखो दुनिया देखो, आज मेरी विशाखा हमेशा हमेशा के लिए मिहिर की हो रही है। और जैसे ही विशाखा और मिहिर के फेरे होने लगते हैं, गिरीश की आंखों से जोर से आंसू बहने लगते हैं। विशाखा ये देख बौखला जाती है और जोर से चिल्लाती है, नहीं, रुक जाओ। मगर तब तक देर हो चुकी थी। अब गिरीश और विशाखा की जिंदगी में प्यार करने की कोई वजह ही नहीं बची थी। मिहिर के कमरे में बंद अलमारी के अंदर से बार बार खटखटाने की आवाज आ रही थी कि तभी उस कमरे में कोई एंटर करता है और अलमारी खोलता है। अलमारी को खोलते ही उसमें से किसी का हाथ बाहर निकलता है।
विशाखा विलाप करके रोने लगती है। ये देख वहां खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? ये नहीं होना चाहिए था, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। मेरी बच्ची, ये सब क्या बोल रही है तू? क्या हुआ तुझे? गिरीश भी सामने खड़ा खड़ा रो रहा था। उन दोनों को रोता देख मिहिर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से वहां एक जोरदार हंसी की गूंज गूंजती है। और मिहिर जोर जोर से हंसने लगता है। विशाखा मिहिर और खुद को एक होता देख जोर से चीख पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया? शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों हमेशा के लिए पति पत्नी हुए। विशाखा ये देख रोने लगती है। ये क्या कर बैठी मैं? जलन और ईर्ष्या के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को नहीं पहचान सकी। गिरीश भी रो रहा था। ये सब तू क्या कह रही है सलाखा? कौन सा प्यार, कौन सी जलन? मिहिर अच्छा लड़का है, ये पागलपन मत कर। सुनिए जी, देखो हमारी बच्ची कैसे बावली हो रही है। गिरीश, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने जानने में देरी कर दी कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। ये सब सुनकर अचानक से मिहिर हंसने लगता है। मिहिर को हंसता देख और सलाखा बनी विशाखा की ऐसी अजीब बातें सुनकर सभी घरवाले अब अधिक हैरान हो जाते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? सलाखा, इतने शुभ समय में तुम माफी क्यों मांग रही हो? सलाखा, बता तूने क्या कर दिया है आखिर? चुप, एकदम चुप सब। और विशाखा मिहिर का हाथ पकड़ती है। मिहिर, चाहो तो तुम मुझे जो चाहो कह दो, मगर तुम्हारा सच जानना जरूरी है कि मैं प्यार तुमसे नहीं गिरीश से ही करती हूँ। मिहिर फिर हंसने लगता है और तभी वहां सामने से कोई चलकर आता है, जिसे देख सब लोग की आंखें फटी रह जाती हैं। विशाखा के सामने एक और मिहिर खड़ा था। ये क्या है? तुम मिहिर हो तो ये कौन है? या फिर तुम कौन हो? आखिर कोई मुझे बताएगा ये क्या खेल है? मैं ही मिहिर हूँ। तभी विशाखा के सामने एक और बड़ा झटका आ जाता है और मिहिर के पास आकर उसकी अपनी बहन सलाखा खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, दो सलाखा? चमत्कार तो यहाँ पर भी हो रहे हैं। सलाखा बनी विशाखा को कुछ नहीं समझ आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। बस बहुत हुआ, कोई हमें बताएगा भी कि आखिर ये हो क्या रहा है? जहाँ 2 सलाखा और 2 मिहिर कैसे आए? माँ, मैं बताती हूँ, मैं असली सलाखा हूँ। मंडप में खड़ी ये लड़की विशाखा है। और ये सुनते ही विशाखा अपने असली रूप में आ जाती है। और अंजलि आंटी, मैं ही असली मिहिर हूँ, आपका मिहिर। पर मैं नहीं जानता कि बहरूपिया कौन है। तभी मंडप वाला मिहिर हंसने लगता है, मगर गिरीश को तभी कुछ अजीब नजर आता है और वो सारी बात समझ जाता है। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल मैं समझ चुका हूँ, छिपने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही मंडप में खड़ा मिहिर लड़की की आवाज में बोलने लगता है। मैं भी मिहिर ही तो हूँ। और तभी गिरीश मंडप में आकर मिहिर के कान पकड़कर खींचता है। अब सच बोल। अरे अरे, बताता हूँ बाबा। और मिहिर देखते ही देखते गिरीक्षा में बदल जाता है और अब ये देखते ही सब हैरान थे। सलाखा भी विशाखा में बदल चुकी थी। क्या ये तो तुम हो, गिरीश की बहन गिरीक्षा? यस भाभी, मैं ही तो हूँ। इसका मतलब अब तक जो हुआ वो सब एक प्लान था? तुम और गिरीश मिले हुए थे? नहीं नहीं, एक मिनट, भाई नहीं, भाई को तो पता भी नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। उस दिन मैंने जब जंगल में तुम्हें देखा तो मैं समझ गई थी कि भाई तुम्हारे लिए इतना क्यों पागल हो रहा है। तो ये हसीना है जो अब मेरे भाई को छोड़ किसी और से शादी रचा रही है, वो भी इसलिए ताकि बस अपनी बहन से अपना बदला ले सके। नहीं विशाखा, ये बेवकूफी तो मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अब तो गिरीक्षा को ही अपना जलवा दिखाना होगा। जब ही गिरीक्षा को वहां से गुजरते हुए सलाखा और मिहिर नजर आते हैं। वाह, आइडिया मिल गया। और उस रात जब विशाखा और गिरीश मिलकर सलाखा पर जंगल में हमला कर रहे थे और सलाखा अपने नागिन रूप में आकर लड़ रही थी, तब लड़ते हुए उसने विशाखा और गिरीश को दूर फेंक दिया था। बड़े आए दोनों शैतान लोग, चैन से जिंदगी भी नहीं जीने देते हैं। तभी सलाखा के पीछे से कोई पीठ थपथपाता है
और सलाखा जैसे ही मुड़ती है पीछे गिरिक्षा को खड़ा पाती है और गिरिक्षा उसे बेहोश कर देती है। चलो ये तो हो गया इसका काम तमाम। गिरिक्षा विशाखा और गिरीश के नजदीक आने से पहले सलाखा को उठाकर दूर सुरक्षित रख देती है और खुद सलाखा का रूप लेकर वहां खड़ी हो जाती है और फिर से लड़ाई शुरू होती है और विशाखा सलाखा बनी गिरिक्षा पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और दोनों जाकर गिरिक्षा को ही गुफा में कैद कर देते हैं। अंदर कैद पड़ी सलाखा तो गिरिक्षा ही थी, इसलिए वो अपनी कामयाब होती चाल पर बहुत इतरा रही थी। तो तुम दोनों ने तो सलाखा को कभी कैद किया ही नहीं था। गिरीश और विशाखा का सिर घूम जाता है। गिरीश, ये तो पक्का तुम्हारी ही बहन है। और फिर वो मिहिर की जगह तुम कैसे आई? तभी मंडप में बैठा पंडित जी भी जोर से हंसता है। ये कहानी भी मजेदार है। क्या हुआ कि मैं सलाखा बनी हुई गुफा में बोर हो रही थी और फिर भाई के आंसुओं से बने गिरगिट भी मुझे बहुत सता रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और तूफानी किया जाए और फिर मैं उस कैद से निकलकर सलाखा बनी हुई पहले गई विशाखा के कमरे में, फिर मैं मिहिर के कमरे में गई। मैंने दरवाजा खटखटाया और खटखटाते ही मैंने मिहिर का रूप ले लिया और उसने दरवाजा जैसे ही खोला और सामने मिहिर को ही देखा तो बस डर कर ये तो बेहोश ही हो गया बेचारा। बूम। डर गए ना? और फिर मैंने मिहिर को वही अलमारी में कैद कर दिया और खुद मिहिर बनकर घर में घूमने लगी। भाभी, वो आपके करीब जो उस दिन आया था वो मिहिर नहीं, मैं ही थी। मैं आपको बस बताना चाह रही थी कि आप असल में मिहिर से नहीं मेरे भाई से प्यार करते हो। सब गिरिक्षा की बातें सुनकर एकदम से चौंक गए। तभी पंडित जी भी हंसते हैं और गिरगिट में बदल जाते हैं और फिर से बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। सब बहुत हंसते हैं। बदमाश लड़की। भाई वाह, हम सब तो ऐसे देख रहे थे मानो कोई लाइव फिल्म चल रही हो। मगर इन सब बातों में हम एक बात तो भूल ही गए कि विशाखा ने सलाखा का रूप क्यों लिया था। ये सुनते ही विशाखा चुप हो जाती है और गिरीश का हाथ पकड़ लेती है। वो माँ बाबा, वो सुनिए माँ बाबा, इसमें विशाखा की गलती नहीं है, गलती आप दोनों की ही है। एक बेटी को आपने वो जिंदगी दी जो उसे चाहिए नहीं थी और एक को सब कुछ, वो भी सिर्फ एक भविष्यवाणी की वजह से। बाबा, भविष्यवाणी का तो नहीं जानती, मगर ये सब जो हुआ इसमें हम दोनों मिलकर एक दूसरे की जान जरूर ले लेते। और विशाखा रोने लगती है। तभी सलाखा उसके पास आकर उसे सीने से लगाती है। रो मत मेरी बहन, मेरा ये जीवन उधार का है। अगर मेरी बहन मुझसे जुड़ी ना होती तो मैं कभी अपनी जिंदगी को तेरे बिना सोच भी नहीं सकती थी। आज से मेरी जिंदगी तुझे देती हूँ। सलाखा की ऐसी प्यारी भरी बातें सुनकर विशाखा का मन पसीज जाता है और दोनों बहनें गले लगती हैं। बहनों के ऐसे प्यार के आगे तो ऐसी 100 भविष्यवाणियां कुर्बान। आज मेरा परिवार एक हो गया। ध्रुव ये सब देखकर भीतर जल रहा था, मगर अंजलि उसका हाथ थामकर उसे शांत करती है। ध्रुव, माँ बाप की गलतियां ये दोनों क्यों भुगते? वक्त आएगा, बदले का वक्त जरूर आएगा। जैसे ही सलाखा और विशाखा गले लगती है, आसमान में जोरदार बिजलियां कड़कती हैं। फिर तेज हवाओं के साथ नाग लोग भी दोनों नागिनों पर फूलों की बारिश करते हैं और एक और भविष्यवाणी होती है। आज से 2 जुड़वा नागिनों पर लगने वाला ग्रहण हट चुका है। दोनों का जीवन अब सुख भरा होगा। वूहू! इसका मतलब अब होगी 2 शादियां। मैं तो बहुत खुश होकर नाचूंगी अब। सब हंसने लगते हैं। गुफा में बैठा कटकानंद इस भविष्यवाणी के बारे में जानकर बौखला उठता है। इतनी चालें चली, इतने पासे फेंके, इतने मोहरे भेजे, मगर एक भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। क्यों? आखिर क्यों? मैं हार नहीं सकता। कटकानंद ने हारना सीखा ही नहीं। आखिर मैं कोई कौशिक जैसा मूर्ख नहीं हूं जो हार देखूं। तभी केकड़ा वहां आता है। आप मुझे एक मौका दें, मैं आपका काम जरूर करूंगा। कटकानंद तभी उस पर एक मंत्र फूंकता है और वहां धुआं धुआं हो जाता है। विशाखा और गिरीश की धूमधाम से शादी की जाती है। वहीं दूसरे मंडप में सलाखा और मिहिर हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। गिरिक्षा ये देख बहुत खुश होती है। मैं जिस काम के लिए आई थी, चलो आखिर वो तो हो गया। बस अब मेरे असली मकसद को अंजाम देना बाकी है। और गिरिक्षा एक शैतानी हंसी हंसती है। आखिर क्या चल रहा है गिरिक्षा के दिमाग में और क्या खतरनाक चाल चलने वाली है?
अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कटकानंद गुफा में अकेला था और वो खड़ा होकर गुफा के दूसरे हिस्से में जाता है और गुफा की दीवार पर अपना हाथ रखता है, जिससे गुफा बीच से खुल जाती है और अंदर होती है शिवानी। शिवानी सामने सो रही थी। चलो, अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। बहुत तमाशे हो चुके हैं, अब इस खेल को खत्म करना बहुत जरूरी है। तभी शिवानी अपनी आंख खोलती है और मुस्कुराती है। सलाखा और मिहिर की शादी होते ही दोनों नाग नागिन के रूप में आ जाते हैं। वहीं विशाखा और गिरीश शादी करते ही नागिन और गिरगिट के रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। नागराज नागरानी अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती हैं। ये तो सब मेरी ही भतीजी कर रही थी। बहुत तंग किया है तूने अपनी बुआ को विशाखा। माफ करना बुआ जी। वो बुआ जी, इसको गलत करने का ज्ञान मैं ही देता था। कोई बात नहीं गिरीश, मगर सच तो यही है कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। और दोनों फिर से गले लगते हैं। दूर खड़ा कोई उन्हें देख रहा था। मेरी जिंदगी उजाड़ कर तुम लोग कभी खुश नहीं रह सकते हो। कटकानंद गुफा में बैठा हुआ है कि तभी गुफा में एक आदमी की काली परछाई एंटर करती है। अब आगे जैसा तुम कहोगे सब वैसा ही होगा। बताओ, मुझे अब क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उस मणि के उत्तराधिकारी को खत्म करना होगा, और वो हैं वो दोनों जुड़वा बहनें। जब तक मणि नागिस्तान में है तब तक उन पर केवल उन नागिनों का हक है, और मणि की शक्तियां तभी जागेंगी जब उस पर नागिन की बलि चढ़ेगी। मगर अब तो उन दोनों का ही मिलन हो गया है, तो उन्हें खत्म करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं हुआ है। इस काम के लिए तुम कब काम आओगे? और तभी परछाई रोशनी में आती है, जो कि और कोई नहीं ध्रुव ही होता है। मैं अब नागिस्तान की खुशियां नहीं देख सकता। ये नागलोक की खुशियां हैं जो सुरभि और नरेश ने चुराई हैं। आगे का रास्ता बताओ मुझे कटकानंद, और आगे की सभी चाल बताओ। मुझे अब तुम्हारी ओर से ही ये खेल खेलना है। कटकानंद तभी गुफा में अंधेरे की ओर जाता है और बाहर आकर हाथ पकड़कर दो परछाइयों को बाहर लाता है, जो दोनों ही लड़के की परछाई थी। अब जो भी करना होगा ये दोनों ही करेंगे। तब वो परछाई सामने आती है, जो एक मिहिर होता है और एक गिरीश। यही है मेरी चाल। अब ये दोनों उन लड़कों की जगह लेकर करेंगे शिकार उन नागिनों का। और दोनों परछाई ध्रुव के साथ घर वापस आ जाती हैं। ध्रुव उनको इशारे से कमरे में भेजता है। मिहिर और सलाखा कमरे में बैठे हुए थे। फाइनली हम एक हो ही गए सलाखा। कितने उतार चढ़ाव और अलग इरादों के बावजूद भी कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाई। कैसे गलत इरादे मिहिर? सलाखा, जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आया था तो मेरा मकसद तुम्हें मारना था, और इसके लिए ही मुझे तुम्हारी जिंदगी में भेजा गया था। मगर किसने? कटकानंद ने। कटकानंद ने ही मेरे माँ बाबा को कैद कर रखा है, और बदले में वो चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूं। तभी मिहिर वाली दुष्ट परछाई अंदर आती है और मिहिर के शरीर में घुस जाती है। गिरीश और विशाखा बैठे हुए थे। विशाखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक हो गए हैं। देखो देखो, नागिस्तान की सबसे सुंदर नागिन मेरी पत्नी है। देखो दुनिया वालों, एक गिरगिट की पत्नी सुंदर सी नागिन विशाखा है। तुम भी ना गिरीश बहुत पागल हो। तो आखिर तुमने मुझे फंसा ही लिया ना? और विशाखा गिरीश को पकड़कर अपने करीब लाती है। गिरीश विशाखा के चेहरे से जैसे ही बाल हटाता है, उसकी गिरगिट वाला गुण जाग जाता है और वो विशाखा के संपर्क में आते ही खुद भी विशाखा में बदल जाता है। यह देख विशाखा जोर से हंसती है। अरे बुद्धू, तुम अब तो भेष बदलना रहने दो, वो भी मेरा। अब मैं खुद को कैसे प्यार करूं? तुम भी मेरा कितना मजाक बनाती हो, इसलिए तो मैं दस्ताने पहने रखता था। और गिरीश तुरंत दस्ताने पहन लेता है और मानव रूप में आ जाता है। फिर से वो दोनों प्यार करने लगते हैं। अच्छा गिरीश, आखिर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ कैसे? वो उस बाबा की गलत चालों में उसका साथ देते देते मैं कब तुम्हारे करीब आने लगा मुझे पता भी नहीं चला। तभी गिरीश वाली परछाई भी कमरे में आकर गिरीश के पास खड़ी हो जाती है। कटकानंद ने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे की जान ले लो, और तभी गिरीश की दुष्ट परछाई भी गिरीश के अंदर प्रवेश कर जाती है
और गिरीश बोलते हुए तुरंत ही अपने तेवर बदल लेता है। और क्या गिरीश, और क्या, आगे बोलो। गिरीश तभी विशाखा के बालों को जोर से खींचता है। और बाबा की बात मैं कभी नहीं टालूंगा। बाबा ने कहा है तेरा मरना जरूरी है नागिन, तो अब मर तू बेवकूफ नागिन। गिरीश, ये तुम क्या बोल रहे हो? चुप एकदम, वही बोल रहा हूँ जो तू सुन रही है। तो क्या तुम सच में उस बाबा की बातों में आकर मुझे मारने वाले थे? नहीं सलाखा डार्लिंग, नहीं, मैं तो अभी भी तुम्हें मारने वाला हूं। अब तो तेरा खेल खत्म नागिन। और मिहिर भी सलाखा के बाल पकड़कर जोर से खींचता हुआ बाहर लाता है और उधर से गिरीश भी विशाखा को लेकर आता है। दोनों दर्द से करहा रही थी। मेरी बहन विशाखा, बहन सलाखा, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे ही रोती रहो दोनों नागिनों, वरना तुम दोनों का फन कुचल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी चुपचाप चलो हमारे साथ। और दोनों सलाखा और विशाखा को जंगल की ओर ले जाते हैं। दूर खड़ा ध्रुव यह सब देखकर खुश हो रहा था। तभी अंजलि भी मिहिर और गिरीश को ऐसा करते देख लेती है, मगर वह कुछ करती उससे पहले ही दोनों नागिनों को लेकर गायब हो जाते हैं। ध्रुव, तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, तुमने उन बच्चियों को बचाया क्यों नहीं? मैं क्यों बचाऊं, मुझे तो मजा आ रहा था। अब सुरभि और नरेश का परिवार भी जानेगा अपनों को खोने का डर। ये सुनते ही अंजलि ध्रुव के जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। होश में आओ ध्रुव, तुम बदले की आग में इतना जल रहे हो कि तुम्हें उन दोनों मासूम बच्चियों का ख्याल भी नहीं आया। अंजलि की बातों से ध्रुव को भी जोर से गुस्सा आ गया और वह भी अंजलि के थप्पड़ जड़ देता है। जिस दिन तुम अपनों को खोओगी तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। दूर रहो मुझसे। अंजलि और ध्रुव के बीच दूरियां आ जाती हैं। पास खड़ी मृणालिनी और गिरिक्षा सब देख रही थी। क्या तू भी वही सोच रही है दोस्त जो मैं सोच रही हूँ? हाँ दोस्त, मैं तैयार हूँ, मगर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? तू फिक्र मत कर मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ उस दुष्ट तांत्रिक का अड्डा क्या है। और गिरिक्षा और मृणालिनी गायब होकर उन सबका पीछा करने लगती हैं। गिरीश और मिहिर सलाखा और विशाखा को अंधेरी जगह ले जाकर फेंक देते हैं। सलाखा और विशाखा अपने आप को खुलवाने के लिए छटपटा रही थी। देखो तो ये वाली नागिन कैसे तड़प रही है। मिहिर, मैंने तो तुमसे प्यार किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये सब तुम्हारे लिए बस एक खेल ही है। गिरीश, एक बार मेरे हाथ खुल गए ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां चारों ओर मशालें जलती हैं। वहां रोशनी हो जाती है। ये वही गुफा थी जहां कटकानंद रहता था। सामने से कटकानंद हंसता हुआ बाहर आता है। शाबाश लड़को, शाबाश। आखिर मेरी किस्मत की दोनों नागिनें खुद ही इधर तक आ गईं। अब मुझे उस नागमणि को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और कटकानंद सलाखा पर वार करता है, जिससे सलाखा को चोट आती है। अपनी बहन को तकलीफ में देख विशाखा को भी क्रोध आता है, मगर वह बेबस थी। तभी गुफा में चारों ओर हंसने की आवाज गूंजती है। कौन है, कौन है यहाँ? तभी मृणालिनी सामने आ जाती है। तू भी गद्दार निकली मोरनी। ये सुनते हुए मृणालिनी तुरंत हंसते हुए नागिन में बदल जाती है। मोरनी नहीं, नागिन हूं मैं, नागिन अंजलि की छोटी बहन नागिन। कटकानंद यह देखकर घबरा जाता है और दूसरी ओर से गिरिक्षा कटकानंद को घेर लेती है। मेरे सिपाहियों, मैं तो चला, तुम ये जंग लड़ो। और मृणालिनी कटकानंद को लपकने को दौड़ती है, मगर वह गायब हो जाता है। तभी मिहिर और गिरीश का दुष्ट रूप मृणालिनी और गिरिक्षा पर झपटता है, मगर दोनों सलाखा और विशाखा को भी आजाद कर देती हैं। और उन दोनों दुष्ट परछाइयों को चारों लड़कियां जब घेरती हैं, तो उनकी ताकत इनके आगे नहीं टिक पाती और मृणालिनी और गिरिक्षा उन दोनों परछाइयों को नष्ट कर देती हैं। उनके नष्ट होते ही दोनों लड़के होश में आ जाते हैं और नागिनी भी अब कटकानंद का जाल समझ जाती हैं। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और लौटकर घर आ जाते हैं। गिरिक्षा, मृणालिनी, तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। थैंक्स दोस्तों। ओ कम ऑन भाभी, अब मेरे भैया के साथ बिना सुहागरात मनाए मैं तो आपको कहीं भी नहीं जाने देती।
ये सुनकर विशाखा शर्मा जाती है और बाकी सब हंसने लगते हैं। मेरी नटखट सी छोटी, चलो विशाखा अब चलें। हाँ सलाखा, अब बेडरूम में चलो, हमारी भी सुहागरात बाकी है अभी। सब सोने चले जाते हैं। रात का समय होता है। गिरिक्षा के कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है और सोती हुई गिरिक्षा का मुंह दबोचने लगता है। घबराते हुए गिरिक्षा की आंख खुल जाती है। आप यहाँ? और गिरिक्षा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी घर के पीछे की ओर जाकर दोनों खड़े होते हैं और सामने एक विशाल रोशनी वाला गोल चक्र सा आ जाता है। नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया है। प्लीज मुझे थोड़ा समय और दें, मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। मगर वह काली परछाई गिरिक्षा का हाथ पकड़कर उसे उस घेरे के भीतर जबरदस्ती ले जाती है। नहीं। अगले दिन सलाखा, विशाखा, मिहिर और गिरीश के साथ बाहर आते हैं। तभी घर का दरवाजा खुलता है और गिरिक्षा सामने खड़ी रहती है। गिरिक्षा के हाथों में ढेरों खून लगा हुआ था। सब उसे आश्चर्य से देखते हैं। छोटी, ये क्या हुआ? ये खून कैसे? पर सहमी सी गिरिक्षा कुछ भी बोलती नहीं है और रात वाली घटना याद करती है जिसमें वह उस परछाई के साथ उस गोले में चली गई थी। और गिरिक्षा को कुछ घायल लोग फर्श पर पड़े याद आते हैं, जिन्हें याद कर गिरिक्षा डर जाती है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं। वो तो बस एक खून तो किसी जानवर का है। अच्छा बच्चों, अब बहुत नाच गाना हो चुका है। अब हमें हमारे मकसद पे फिर से काम करना होगा। मकसद? कैसा मकसद? विशाखा, मुझे मिहिर ने सब बताया है कि ये लोग यहाँ अपने माँ बाबा शिवानी और अर्जुन को ढूंढने आए हैं। और तभी मिहिर अपनी फैमिली फोटो सबको दिखाता है, जिसमें गिरिक्षा अर्जुन को देखकर चौंक जाती है। इस आदमी को तो मैंने देखा है। सब ये सुनकर हैरान थे। कहाँ देखा है? तब गिरिक्षा आंख बंद कर याद करती है तो उसे एक धुंधली तस्वीर नजर आती है, जिसमें अर्जुन फर्श पर पड़ा था और जिसकी छाती से खून बह रहा था और सामने खड़ी गिरिक्षा के हाथों पर खून लगा था और वह अर्जुन को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और गिरिक्षा वहां से घबराकर जाने लगती है। तभी गिरीश उसका हाथ पकड़ लेता है। छोटी, तो कुछ तो परेशान है, बता क्या बात है? भाई, वक्त आने पर मैं जरूर बताऊंगी। तभी मृणालिनी अर्जुन की तस्वीर देखती है और उसे भी याद आता है कि उसने अर्जुन को कहाँ देखा है। अरे दोस्तों, मुझे याद आ गया, मैंने मिहिर के बाबा को कहाँ देखा है। और मृणालिनी को ध्यान आता है कि कल गुफा में उन परछाइयों से लड़ते हुए उसने गुफा की दीवार की आड़ में एक शीशी के भीतर अर्जुन को कैद देखा था। और वो ये बात सबको बता देती है। और मेरी माँ, वो कहाँ है मृणालिनी? बोलो, क्या तुमने उन्हें भी देखा है? नहीं, वहाँ बस तुम्हारे बाबा ही थे। अपने आप को संभालो बच्चों, अर्जुन का मिलना भी कटकानंद की हार है। हमें तुरंत ही उसे वहां से बचाना होगा। और सब लोग जाने लगते हैं, पर गिरिक्षा अभी भी परेशान थी। अर्जुन तो गुफा में था, तो वो जो मैंने देखा, उसका मतलब है कि उस जादू का असर अब मुझ पर होने लगा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ भी गलत हो सकता है। कुछ भी नहीं, मुझे जल्दी से इस मिहिर और अंजलि की नौटंकी को खत्म करना होगा। तभी अंजलि ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव अभी भी अंजलि से नाराज था। मैंने तुमसे प्यार किया था अंजलि, और तुम दुश्मनों का साथ दे रही हो, आखिर क्यों? ध्रुव, अर्जुन और शिवानी मेरी दुश्मन नहीं है और ये उन दोनों का ही परिवार है। आखिर मैं इन बच्चों का साथ क्यों न दूं? और प्यार तो मैंने तुमसे भी किया है, मगर मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम्हें क्या चीज तकलीफ दे रही है। ये सुनते ही ध्रुव अंजलि से लिपटकर जोर से रोने लगता है। अंजलि मेरी माँ के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर उस समय में वो वापस नहीं उठी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरी माँ को खो दूंगा। ये सुनते ही अंजलि घबरा जाती है। इसका मतलब है अब हमें नागमणि हासिल करना बेहद जरूरी हो गया है। ध्रुव, मेरे पास एक योजना है। और अंजलि और ध्रुव योजना बनाते हैं। उसके बाद अंजलि मिहिर और बाकी लोगों के साथ कटकानंद की गुफा की ओर चलने लगती है। कटकानंद इस बात को जानता था। शाबाश, आओ सारे चूजो आओ, तुम सबका एक साथ शिकार करने में बड़ा मजा आएगा। और कटकानंद तभी हंसता हुआ एक चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही कटकानंद और उसकी गुफा दोनों ही गायब हो जाती हैं। चलते चलते मृणालिनी को कटकानंद की गुफा नजर आती है।
ये रही दोस्तों उस पाखंडी की गुफा, चलो मिहिर के बाबा को बचाते हैं। और सब के सब एक साथ गुफा में घुस जाते हैं, मगर अंजलि सबसे पीछे खड़ी होकर सबको कमांड दे रही थी, हल्ला बोल। जैसे ही वे गुफा में घुसते हैं एक तेज रोशनी आती है और देखते ही देखते वहां सबके डबल रोल आ जाते हैं। मृणालिनी देखती है कि वह गुफा में खड़ी होकर लैंप जलाते हुए गुनगुना रही है। वहीं दूसरी ओर गिरिक्षा देखती है कि वह गिरीश के पास खड़ी होकर उसका गला दबा रही है। अरे छोटी, तू ऐसा क्यों कर रही है? मुझे छोड़ दे। भैया मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तभी सलाखा देखती है कि दूसरी विशाखा मिहिर के चेहरे को चूम रही थी और मिहिर को रिझा रही थी। विशाखा मेरी बहन, तू ऐसा क्यों कर रही है? मत कर विशाखा, मिहिर अब मेरा पति है। वहीं विशाखा कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी सलाखा विशाखा के ऊपर पीछे से हमला करती है। आखिर ये सब हो क्या रहा था? तभी मिहिर की दूसरी परछाई सबको रोकती है। रुक जाओ सबके सब, एकदम रुक जाओ। हमें सबका शिकार करना है, ना कि केवल एक का। तो इन सब पर एक साथ टूट पड़ो। और गुफा वाले लोग असली नाग नागिन पर टूट पड़ते हैं। सलाखा विशाखा विशाल नागिन रूप में आ चुकी थी। मिहिर ने भी दूसरे मिहिर को उठाकर फेंक डाला। मृणालिनी ने अपनी पूंछ को घुमाकर उस दुष्ट मृणालिनी को तोड़ दिया, मगर वो सब मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही वे मरते तुरंत फिर से जुड़ जाते। अंजलि आंटी, आखिर सब हो क्या रहा है? अंजलि बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अंजलि तभी दीवारों पर देखती है तो उसे दीवारों पर कुछ अजीब सा लगता है। मृणालिनी, दीवारों पर हाथ लगाओ। मृणालिनी ऐसा ही करती है और ऐसा करने से गुफा की दीवारें बीच से खुलती हैं, जिसमें से सूरज का तेज उजाला उन शैतान परछाइयों पर पड़ता है और वो धूलू कर जलने लगती हैं। नहीं! अरे ये कैसे हुआ अन्नी दीदी? मैं समझ गई थी कि ये गुफा वो गुफा नहीं बल्कि उस दुष्ट बाबा का छलावा है। मैं सालों तक उसकी गुफा में कैद रही हूँ, तो उस गुफा के कोने कोने को पहचानती हूँ। और ये गुफा तो केवल छलावा थी जिसमें उसने परछाई वाली राक्षस पैदा किए थे जो केवल रोशनी से ही मर सकते थे। आज आपने हमें बचा लिया आंटी। अब चलो बच्चों, यहाँ से चलते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक और गुफा नजर आती है और सब लोग उसमें चले जाते हैं। गुफा में घुसते ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उस गुफा में सब बदल जाता है। सलाखा, मुझे गुफा इतनी बड़ी क्यों लग रही है? मुझे भी गुफा बहुत बड़ी लग रही है। तभी गुफा की दूसरा दरवाजा खुलता है और सब वहां से बाहर निकलते हैं। सब देखते हैं कि दूसरी ओर एक अलग दुनिया थी जिसमें लोग बहुत बड़े बड़े थे। अन्नी दीदी, यहाँ तो राक्षस जितने बड़े बड़े लोग हैं। गाइस, गुफा बड़ी नहीं हुई, शायद हम छोटे हो गए हैं। तभी एक सुंदर सी लड़की हंसते हुए दौड़कर उनकी ओर आती है और एक झटके में उन सबको हाथ में दबोचकर उठा ले जाती है। अरे अरे, ये लड़की हमें कहाँ ले जा रही है? छोड़ हमें। मुझे तो गुदगुदी हो रही है। लड़की उन्हें एक सुंदर से घर के अंदर ले जाती है जहां पर एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी हुई थी जिसका नाम कंचना था। वह लड़की जादूगरनी की ही बेटी थी। माँ देखो, मुझे कितनी सारी गुड़ियाँ मिली है। अब मैं एक एक करके सबसे खेलूंगी और जो भी गुड़िया मुझे बेकार लगेगी उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। और तभी लड़की अपनी एक गुड़िया की गर्दन तोड़ देती है। यह देख सब नाग नागिनें डर जाते हैं। तभी अंजलि उनको चुप रहने का इशारा करती है और लड़की सबको एक बड़ी टोकरी में पटक देती है। मेरी प्यारी टुक टुक, तुझे जो गुड़िया अच्छी लगे उसे तोड़ सकती है। कंचना के इरादे बहुत काले थे। जैसे ही टुक टुक वहां से चली गई, कंचना ने नागिनों से भरी उस टोकरी को उठाया और जोर से हंसते हुए अपना मुंह उनके पास ले गई। दप्पा! मैं जानती हूँ तुम कोई गुड़िया नहीं हो, तुम सब तो अब मेरा शिकार हो। कटकानंद ने ही भेजा है ना तुम्हें। इस बार उसने एकदम सही शिकार भेजे हैं। और कंचना हंसते हुए वहां से चली जाती है। दोस्तों, ये अब हम कहाँ फंस गए हैं? जंगल में कटकानंद उसकी गुफा के साथ वापस आता है और हंसता है। अब आएगा खेल में रोमांच। अब वो एक एक करके सबको ठिकाने लगा देगी। घबराओ मत बच्चों, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
और अंजलि नागिन रूप में आने लगती है मगर बदल नहीं पाती। बच्चों, यह जगह बहुत मायावी है। मैं अपना रूप तक नहीं बदल पा रही हूँ। तुम सब हिम्मत मत हारो, मैं जाकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। और अंजलि उछलकर टोकरी से बाहर आती है और चलने लगती है कि तभी छोटी सी अंजलि के सामने टुकटुक के 2 बड़े बड़े पांव आकर खड़े हो जाते हैं। टुकटुक को देखते ही सब फिर से गुड़िया बनने का नाटक कर लेते हैं। टुकटुक अंजलि को उठाकर ऊपर लाती है। तुम भाग रही थी ना, इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती हो, है ना? बोलो। सब लोग चुपचाप बस देख रहे थे। कंचना भी दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तुम एक गंदी गुड़िया हो, गंदी गुड़िया, गंदी गुड़िया, गंदी गुड़िया। और टुकटुक अंजलि को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी मुंडी तोड़ देती है और दूर फेंक देती है। नहीं अन्नी दीदी। अंजलि मर चुकी थी। यह देख कंचना जोर जोर से हंसती है और सब रोते हैं। टुकटुक मृणालिनी के पास आती है और उसे भी हाथ से उठाती है। तुम तो अच्छी गुड़िया लगती हो। मृणालिनी बस बेबस सी गुड़िया बनकर बस आंसू बहा रही थी। अंजलि आंटी हमें छोड़कर चली गई। अब हम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते हैं। हम अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों। जादूगरनी की बेटी टुकटुक ने अंजलि को तो मार दिया था और वो मृणालिनी के साथ खेलने लगी। ये देख सब नाग नागिने और गिरगिट लोग सहम गए थे। तभी गिरिक्षा के दिमाग में एक चाल आती है और वो इधर उधर देखती है तो उसे कहीं भी कंचना नजर नहीं आती। गिरिक्षा तभी नजर बचाकर टोकरी से बाहर आती है और पास खड़ी कंचना की टोपी को छू लेती है। जैसे ही गिरिक्षा उसकी टोपी को छूती है वह कंचना की कुछ चीजें कॉपी कर लेती है। गिरिक्षा कंचना की आवाज में टुकटुक को आवाज लगाती है। टुक टुक, ये क्या बचपना है? माँ, आप तो चली गई थी ना? पीछे मत मुड़ना, वहीं खड़ी रहे। मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। इतनी बड़ी होकर भी तो गुड़िया से खेल रही है। टुकटुक कंचना की आवाज सुनकर एकदम ही घबरा चुकी थी। माँ, मुझे माफ करो। मैं अभी कमरे में जाकर जादू सीखती हूँ और फिर वो जादुई शरबत भी बना लूंगी। बस आप नाराज मत हो। जादुई शरबत? कौन सा जादुई शरबत? याद है ना मैंने तुझे जादुई शरबत के बारे में क्या बात कही थी? हाँ माँ, कि कोई भी अगर वो शरबत छुएगा या पिएगा तो उस पर से इस मायावी दुनिया का जादू मिट जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। अब मैं वो शरबत बनाकर मेरी सारी गुड़िया को पिलाऊंगी। इससे वो सब आजाद होकर मेरे साथ खेलेंगी। ये। और टुकटुक उछलती हुई वहां से जाने लगती है कि तभी कंचना वहां आ जाती है। कहाँ जा रही है मेरी रानी बिटिया? माँ, तुम यहाँ? तो फिर वहाँ कौन था? तभी कंचना गिरिक्षा की चालाकी देख लेती है और जाकर गिरिक्षा को अपने पांव के नीचे कुचल देती है। अंजलि के बाद अब गिरिक्षा की बलि चढ़ चुकी थी। नहीं मेरी छोटी। दोस्तों, अब इस शैतान से बचना है तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, टुकटुक का वो शरबत। और सब कंचना के वहां से जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कंचना हटती है सब लोग वहां से उठकर टुकटुक के कमरे में जाने लगते हैं। तभी मृणालिनी को अंजलि मरी हुई नजर आती है और गिरीश को गिरिक्षा। दोनों रोने लगते हैं। गिरीश, ये समय हिम्मत हारने का नहीं है, संभालो अपने आप को। चलो अभी हमें यहाँ से निकलना है। फिर सब लोग टुकटुक के कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं टुकटुक ने एक बड़े बर्तन में ढेर सारा शरबत बनाया हुआ था और खुद गुड़िया से खेल रही थी। सब एक दूसरे को इशारा कर आहिस्ता से उस शरबत के पास चले जाते हैं और एक एक कर उसे छूते हैं। ध्रुव अंजलि को ढूंढता हुआ जंगल में आ गया था। अंजलि ने मुझे जिस समय बुलाया था मैं उसी समय आ गया हूँ। तभी ध्रुव को फर्श पर कुछ अजीब नजर आता है और वह पास जाकर देखता है तो सामने फर्श पर अंजलि और बाकी नाग नागिनों और गिरगिट भाई बहन सो रहे थे। वहाँ ना ही कोई गुफा थी और ना ही कोई और व्यक्ति था। अरे ये सब के सब सो क्यों रहे हैं? कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं है? ध्रुव अंजलि को आवाज लगाकर उठाने की कोशिश करता है मगर अंजलि नहीं उठती। जब ऐसा होता है तो ध्रुव अपने नाग रूप में आकर अंजलि के पांव पर जोरदार फन मारता है, जिसके दर्द के मारे अंजलि एक चीख के साथ उठती है और सामने ध्रुव को देखते हुए उससे लिपट जाती है। अंजलि क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव, मैं थोड़ी देर पहले मर गई थी। वो उस जादूगरनी और उसकी बेटी ने मुझे मार डाला था।
तभी अंजलि को गिरिक्षा के शरीर में अजीब सी हलचल नजर आती है और वो गिरिक्षा को भी होश में ले आती है। मुझे भी उस कंचना की बच्ची ने पाँव के नीचे कुचल दिया था। इसका मतलब हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सच नहीं था। हम लोग माया जाल में जाकर फंस गए थे। ध्रुव, तुम्हारी वजह से मैं तो बाहर आ गई, मगर अब उन बच्चों की बारी है। हमें उन्हें बचाना होगा, मगर कैसे? तभी ध्रुव को एक रास्ता नजर आता है और वो नागलोक से अपने बाबा को आवाज लगाता है। नागलोक के नागराज प्रकट होते हैं। बोलो ध्रुव, बाबा आपको हमारी मदद करनी होगी। हमारे दोस्त उस माया नगरी में फंस गए हैं। क्या? पर मैं नरेश और सुरभि की बेटियों की कोई मदद नहीं करूंगा। तुम तो जानते हो ना कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। लेकिन नागराज, इसमें आखिर उन मासूमों की क्या गलती? वो तो जानती भी नहीं कि उनकी ये जिंदगी नागलोक से चुराई हुई है। और नागराज अंजलि और ध्रुव की बात मान जाते हैं और एक शक्ति का गोला बनाते हैं। मैंने ये शक्ति का गोला बना दिया है। तुम इसमें प्रवेश कर उन्हें बचा सकते हो। तब तक मैं इसको पकड़े रखूंगा, लेकिन अधिक देर तक नहीं संभाल सकूंगा। उससे पहले तुम दोनों को लौट कर आना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए उस कंचना जादूगरनी की मायावी दुनिया में फंसे रह जाओगे। ठीक है नागराज, गिरिक्षा तुम यही रहना। और नागराज शक्ति का गोला बनाते हैं जिसमें ध्रुव और अंजलि प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही मिहिर और बाकी लोग उस शरबत को छूते हैं, खुश होते हैं। मगर ये क्या, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। ना ही इस जगह का जादू टूटा और ना ही वो अपने सामान्य आकार में आए थे। मिहिर, ये क्या हुआ? हम ठीक क्यों नहीं हुए? तभी टुक टुक पीछे से हंसती हुई आती है। पागल बनाया, पागल बनाया। क्यों, मजा आया ना? मुझे ऐसे खेल खेलना बहुत पसंद है। और टुक टुक उन सब पर हमला करती है। ये देखते ही सब नाग नागिने और गिरीश इधर उधर भागने लगते हैं। कंचना और टुक टुक ये देखकर हंस रही थी कि तभी वहाँ शक्ति का गोला प्रकट होता है और उसमें ध्रुव और अंजलि अपने नाग नागिन रूप में बाहर आते हैं, जो कि बहुत विशाल थे। अन्नी दीदी, आप जिंदा हो? हाँ बच्चों, ये जो सब चल रहा है ये सच नहीं है। ये इस पागल जादूगरनी की रचाई हुई दुनिया है जिसमें तुम सब फंसे हो। चलो, अब चलो यहाँ से सभी। अब चलो यहाँ से सभी। हाँ, ये क्या कोई सर्कस है जिसमें से इतनी आसानी से चले जाओगे? पहले मुझसे तो बचकर दिखाओ। और कंचना तभी उस शक्ति के गोले को ही निगल जाती है। नहीं, ये हमारा बाहर जाने का रास्ता था। उधर नागराज गोला थामे थे। कटकानंद अपनी गुफा में बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि तभी वह नई चाल चलता है और अपने हवन कुंड की आग से एक विशाल मक्खी बनाता है। जा मक्खी, उड़ जा और जाकर उस नागराज की नाक में दम कर दे। और मक्खी उड़ते हुए नागराज के आसपास मंडराने लगती है। जैसे ही वह मंडराती है, नागराज हिलते हैं और हिलते ही वह शक्ति का गोला भी हिलता है, जिससे कंचना के पेट में घुसे उस गोले में भी हलचल होती है और वह भी कंचना के साथ हिलता इधर से उधर गोल गोल हिलती है। अरे, ये मक्खी तो मुझे बहुत तंग कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर में मेरी पकड़ कमजोर हो जाए। मगर गिरीक्षा तभी अपनी गिरगिट की नजरों से मक्खी को पहचान जाती है। ये तो काली शक्तियों से बनाई हुई मक्खी है। लगता है उसे दुष्ट तांत्रिक ने भेजा होगा। हाँ, ये तो दावत है। इंसानों के भेष में आने के बाद कब से गिरगिट की तरह शिकार ही नहीं किया। और गिरीक्षा अपने गिरगिट रूप में आ जाती है और मक्खी को ललकारती है, मगर मक्खी तुरंत अपना आकार बड़ा कर लेती है। तभी गिरीक्षा भी बड़ी गिरगिट में बदल जाती है और दोनों में युद्ध होता है। गिरगिट मक्खी को पूंछ से मारकर घायल कर देती है। फिर वह अपनी जीभ लंबी कर उसे लपक कर खा जाती है। आह भाई, स्वाद आ गया। थैंक्स कटकू बेबी, मेरे ऐसे नाश्ते के लिए। गुफा में बैठा कटकानंद ये देखकर चिढ़ जाता है। अब कैसे बचकर जाओगे बच्चों? माँ, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। और टुक टुक आकर अंजलि की पूंछ पकड़ने लगती है। तभी अंजलि टुक टुक को तो उठाकर दूर रख देती है और कंचना पर हमला करती है। ध्रुव भी कंचना पर हमला करता है और अंजलि ध्रुव को इशारा देती है।
जैसे ही अंजलि और कंचना लड़ने में उलझ जाते हैं, ध्रुव पीछे से कंचना पर हमला करता है, जिससे वह शक्ति का गोला निकलकर बाहर आ जाता है। तभी अंजलि तुरंत पूंछ से पकड़कर उन सभी लोगों को गोले के बाहर फेंक देती है। ध्रुव तुम भी जाओ, मैंने इस जादूगरनी को संभाल रखा है। मगर अंजलि तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मगर अंजलि ध्रुव को भी बाहर धकेल देती है और टुकटुक के पास जाती है। बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम एक बड़ी जादूगरनी बनो। और अंजलि अपने पास से एक गुड़िया निकालकर टुकटुक को देती है, जिसे देख टुकटुक खुश हो जाती है। जल्दी करो सभी, अब ये शक्ति गोला गायब होने वाला है। अंजलि जल्दी करो अंजलि। और अंजलि जैसे ही जाने लगती है, कंचना उछलकर अंजलि को पीछे से पकड़ लेती है। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तभी टुकटुक आकर कंचना के बाल पीछे से पकड़कर खींचती है। गंदी माँ, छोड़ो मेरी दोस्त को, छोड़ो छोड़ो। और ध्रुव हाथ अंदर डालकर तुरंत ही अंजलि को बाहर खींच लेता है। नहीं। अंजलि ध्रुव के ऊपर आकर गिरती है और ध्रुव उसे बाहों में समेट लेता है। नागराज का शक्ति का गोला भी गायब हो जाता है और सब नागराज को शुक्रिया करते हैं। नागराज भी नागलोक लौट जाते हैं। बाल बाल बचे आज तो दीदी, ये तांत्रिक तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, हमें अब कदम कदम पर संभल कर चलना होगा। और सब आगे चलते हैं और कुछ देर बाद उन्हें कटकानंद की असली गुफा नजर आती है। अब हमें एकदम सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। आओ नागिनो आओ, यहाँ तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रखा है। और सब लोग जैसे ही गुफा में घुसते हैं, देखते हैं कटकानंद सामने बैठा जोर से हंस रहा है। और तभी मिहिर के पीछे एक परछाई आकर खड़ी हो गई है। मिहिर के पीछे एक परछाई आकर खड़ी हो जाती है और अचानक से मिहिर पर हमला करती है। सामने खड़ा कटकानंद हंस रहा था। मैं तो चला, अब तुम नहीं बचोगे। हा 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 हा। और तभी गुफा की दूसरी ओर का दरवाजा खुलता है और कटकानंद एक कपड़े में कुछ छिपाकर वहां से चला जाता है। तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और मिहिर के पीछे खड़ी परछाई मिहिर पर जोरदार हमला करती है, जिससे मिहिर दूर जाकर गिरता है। सब आश्चर्य से देखते हैं। तभी अंधेरे में से जोरदार हंसी की आवाज आती है। हा 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 हा, मेरा शिकार। तभी परछाई के कानों में कटकानंद की आवाज पड़ती है। हमला खत्म कर दो इसे, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। और तभी अंधेरे में से दो लाल आंखें चमकती हैं और सबके ऊपर रोशनी छोड़कर हमला करती हैं। अब ये भला कौन है? और तभी वो परछाई अंधेरे से रोशनी में आती है, जिसे देखकर मिहिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप? वह परछाई मिहिर के बाबा अर्जुन की थी। बाबा आप? क्या हो गया बाबा को? होश में आओ बाबा, होश में आओ। हमला। और अर्जुन अपने नाग रूप में आ जाता है और सब पर हमला करने लग जाता है। मिहिर, अब कैसे संभाले तुम्हारे बाबा को? कोई तो रास्ता होगा। अर्जुन को तो केवल शिवानी ही कंट्रोल कर सकती थी। माँ कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम माँ? मिहिर, क्या तुम्हारे पास शिवानी की कोई निशानी है जिसको छूकर मैं कुछ देर के लिए शिवानी का रूप ले सकूं, ताकि... मेरे पास शिवानी का दिया ये ब्रेसलेट है। और गिरिक्षा उसे छूकर शिवानी में बदल जाती है और अर्जुन के पास खड़ी हो जाती है। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ ना मेरे अर्जुन। अर्जुन शिवानी को सामने देखकर रुक जाता है। हाँ? ये चेहरा तो... दोस्तों, मुझे लग रहा है अर्जुन को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी सलाखा की नजर अर्जुन के गले में पड़े लॉकेट पर जाती है और वो देखती है कि वह बार बार चमक रहा था। ये लॉकेट तो कुछ अजीब सा ही है। लगता है अंकल को इसी लॉकेट ने कंट्रोल कर रखा है। तो देर किस बात की? तोड़ डालो अभी। गिरीश, तुम इनका ध्यान बटाओ। सलाखा और विशाखा दोनों ओर से अर्जुन पर अपनी पूंछ जकड़ देती हैं। वहीं गिरिक्षा और गिरीश अर्जुन को पीछे से पकड़ लेते हैं और मिहिर उछलकर उसके गले का वह लॉकेट तोड़ देता है। लॉकेट जैसे ही जमीन पर गिरता है, उसमें आग लग जाती है और अर्जुन जमीन पर गिरता है।
कुछ देर में उसे होश आता है तो वह आसपास इतने लोगों को देखकर घबरा जाता है। तुम सब कौन हो और मैं कहाँ हूँ? अभी क्या हुआ था? मिहिर आगे आता है। मिहिर को देख अर्जुन उससे लिपट जाता है। मेरा बच्चा, तू कैसा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? और मिहिर अर्जुन को सारी बात बताता है। हाँ, इतना सब होता रहा तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तभी अंजलि अर्जुन के सिर पर हाथ रखती है। उस दुष्ट ने तुम्हारे दिमाग पर अपना कंट्रोल जमा लिया था दोस्त, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा, मगर अब याद आएगा। और फिर अंजलि के हाथ से एक रोशनी निकलती है जो अर्जुन को बीती सब घटनाएं याद कराती हैं कि कैसे कटकानंद ने सालों से अर्जुन और शिवानी को कैद में रखा था। शिवानी? ये मेरी शिवानी कहाँ है? उस बाबा ने उसे मेरे ही सामने एक होटल में कैद रखा था, पर वो कहाँ गई? शिवानी! बाबा संभालिए अपने आप को। जिस तरह से हम सबने मिलकर आपको ढूंढा है, हम बहुत जल्दी माँ को भी ढूंढ लेंगे। और सब लोग गुफा से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही गुफा टूटने लगती है। देखना बाबा, बहुत जल्द उस बाबा का अहंकार भी ऐसे ही टूटेगा। आप हिम्मत रखिए, माँ को मैं लेकर आऊंगा। हाँ बाबा, माँ जरूर मिल जाएगी। मेहर, ये कौन है? बाबा, ये आपकी बहू है सलाखा, और यह है मेरी शैतान साली विशाखा। बहुत परेशान किया था हमें इस बदमाश ने। सब हंसने लगते हैं। तभी वहां एक रोशनी आती है जिसमें से एक परछाई बाहर आती है जो कि नागलोक के नागराज में बदल जाती है। ध्रुव, मैंने शायद तुम्हें कुछ कहा था, पर तुम तुम्हारे आशिकी में ये भी भूल गए कि तुम्हारी माँ के पास अब बहुत कम समय ही बचा है। नागराज अत्यधिक क्रोध में थे। वो अपने विशाल नाग रूप में आकर पूंछ से सलाखा और विशाखा को पकड़ लेते हैं। अब अगर इन नाग नागिनों की जान प्यारी है तो सुरभि और नरेश को मेरे सामने आना ही होगा। छोड़ो हमें, छोड़ो। कौन हो तुम? छोड़ो गंदे आदमी, छोड़ो हमें। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, ऐसा मत करिए। इन सब में इनका कोई हाथ नहीं है। हाँ नागराज, इन सब में इन बच्चियों का क्या दोष? सुरभि और नरेश को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब बाकी बातें इनके माँ बाप करेंगे मुझसे। तब तक के लिए इनकी खातिरदारी तो मैं नागलोक में करूंगा। मिहिर, बचाओ। और नागराज सलाखा और विशाखा को लेकर गायब हो जाते हैं। सलाखा नहीं। ध्रुव, अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और सब नागिस्तान पहुंच जाते हैं और नागराज और नागरानी को ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नजर नहीं आते। अब ये कहाँ चले गए? अगर मेरी सलाखा को कुछ भी हुआ तो मैं नागलोक और नागिस्तान दोनों को आग लगा दूंगा। तभी गिरीश नागिस्तान की जमीन छूता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ वो दोनों कहाँ हैं। मेरे पीछे आओ। और वो गिरीश के पीछे पीछे जंगल की ओर चलते हैं। तभी वहां एक बड़ी चट्टान आती है। हो ना हो वो इसी चट्टान के भीतर है, मगर अंदर जाना कैसे है वो मैं नहीं जानता हूँ। 1 मिनट, पर शायद मैं जानता हूँ। और ध्रुव पत्थर पर बने निशान पर अपना हाथ रखता है, जिससे चट्टान 2 हिस्सों में खुल जाती है और सब उसके अंदर जाते हैं। चट्टान के अंदर बनी गुफा में बहुत तेज रोशनी थी और सामने खड़ी सुरभि और नरेश जोर जोर से हंस रहे थे। आज भी कितनी सुंदर है ना ये। हाँ जान, सालों बाद इसकी चमक वैसी की वैसी ही है। सब देखते हैं तो दोनों सामने रखे नागमणि को देखकर खुश हो रहे थे। इसका मतलब वो सब बातें सच हैं जो हमें पता चली। नागराज और नागरानी उनको गुफा के अंदर देखकर सहम जाते हैं और नागमणि तुरंत ही गायब कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बात तो सुनो। नहीं, आज आप हमारी सुनिए। सालों पहले आपके लालच की वजह से जो पाप आपने किया उसका हर्जाना आज आपकी बेटियां भुगतने वाली हैं। अगर आप सलाखा और मेरी विशाखा को चाहते हैं तो नागलोक की अमानत को नागराज को सौंप दीजिए। वरना माँ बाबा नागमणि शक्ति तो दे सकती है, पर बिना औलाद के आपका जीवन कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही सुरभि का माँ का दिल कमजोर हो उठता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। स्वामी, मुझे नहीं चाहिए ये नागमणि, मुझे मेरी बच्चियां चाहिए। हम आज ही नागलोक को ये नागमणि लौटा आएंगे और बदले में हमें जो सजा देना चाहे वो दे देंगे, मगर सलाखा और विशाखा पर ऐसी 100 नागमणियां कुर्बान करती हूँ मैं। मगर नागमणि के बिना तो ये नागिस्तान भी नहीं होगा और तुम ना ही नागरानी कहलाओगी और ना ही मैं नागराज।
मगर नागरानी सुनने से ज्यादा मुझे माँ सुनना प्यारा है। जब मुझे माँ बुलाने वाली बेटियां ही इस दुनिया में नहीं होंगी तो ऐसी शक्तियों का मैं क्या करूंगी। ये सुनते ही नागराज का मन भी हिल जाता है और वो तुरंत ही नागमणि को हाथ पर ले आते हैं। ध्रुव, मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। मुझे मेरी सलाखा विशाखा सही सलामत चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होगी। और ध्रुव सबको नागलोक में ले जाता है। तभी वे सब देखते हैं कि नागराज रो रहे थे और सामने सो रही नागरानी के पास सलाखा और विशाखा बैठी हुई थी और उनकी सेवा कर रही थी। सुरभि नरेश को देखते ही वो उनसे लिपट जाती हैं। मेरी बच्चियों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, नागराज ने तो हमें जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई, बिल्कुल बाबा की तरह प्यार से रखा। तभी सुरभि और नरेश नागराज के पांव में गिरकर नागमणि लौटाते हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त, हमारे बुरे विचारों की वजह से हम तुम्हारी दोस्ती को भी नहीं समझ पाए। तभी सुरभि नागरानी के पास जाकर बैठती है और नागमणि को उसके सर पर छुआकर उसे होश में लाती है। जैसे ही नागरानी होश में आती है, सुरभि नागरानी के पांव में पड़कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी सखी, मुझे माफ कर दो। अरे पागल, माफी कैसी? ये सब तो बुरे वक्त का खेल है। तुम्हारी वजह से ही तो इतने सालों की ये कहानी बनी और मैं इतना सो भी सकी। ये सुनते सब हंसते हैं। ध्रुव भी अपनी माँ से मिलता है। माँ, ये अंजलि है। मैं और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसी ने मुझे बदला लेने की बजाय माफ करना सिखाया। नागरानी अंजलि को गले से लगाती है। आज सालों बाद माँ मिलने से मेरा परिवार पूरा हो गया है। ये सुनते ही मिहिर रोने लगता है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरे पास आ जाओ ना। अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा माँ, नहीं रहा जा रहा। अब मैं लिखूंगा कहानी का अंत। मिहिर को अपनी माँ के लिए तड़पता देख सब लोग दुखी होते हैं। मिहिर, अगर माँ को मेरे बस में होता तो मैं माँ के लिए अपनी सारी शक्तियाँ छोड़ देती। ये बात सुनते ही अंजलि के दिमाग की बत्तियां जलती हैं। एक आइडिया है। क्या अंजलि आंटी? अगर नागमणि की शक्ति शिवानी का पता लगा सके तो, क्योंकि नागमणि और शिवानी का संपर्क सालों पहले हुआ था, जिससे नागमणि शिवानी की नाग शक्तियां पहचानती है। ये सुनते ही मिहिर खुश हो जाता है, मगर उसके लिए हमें नागमणि को पृथ्वी लोक के पास ले जाना होगा। तभी नागमणि शिवानी कहाँ है हमें दिखा सकेगी। ये सुनते ही नागराज का मुंह बन जाता है। बाबा, इन्हें नागमणि दे दीजिए। अब ये मेरा भी परिवार है और उसे हमारी जरूरत है बाबा। नहीं, एक बार फिर से पृथ्वी लोक पर नागमणि का जाना नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। स्वामी, आपने देखा ना, जो चीज हमारी है वो हम तक लौट कर जरूर आती है, भले ही उसमें देरी ही क्यों ना हो जाए। इसलिए आप फिक्र ना करें, नागमणि को अब कोई भी खतरा नहीं होगा। और अंजलि नागमणि को लेकर बाकी लोगों के साथ पृथ्वी लोक पर आती है। हे नागमणि, अब हमें जल्दी से शिवानी का पता बता दो। आखिर उस कटकानंद ने शिवानी को कहाँ रखा हुआ है? वह परछाई कटकानंद में बदल जाती है। शाबाश मेरे चेले, शाबाश। और कमरे में शिवानी के पास एक लड़का खड़ा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही था। अर्जुन और कटकानंद जोर जोर से हंसते हैं। और तभी अर्जुन केकड़े में बदल जाता है। तभी कटकानंद याद करता है। कटकानंद मंत्र फूंक कर केकड़े को अर्जुन के रूप में बदल देता है। जा मेरे केकड़े, जाकर शिवानी के साथ खेल। और केकड़ा अर्जुन बने हुए बेहोश शिवानी के पास जाता है, जिससे कटकानंद ने गुफा के भीतर रख दिया था। शिवानी उठो, जल्दी उठो। शिवानी होश में आती है और अर्जुन को देखकर उससे लिपट जाती है। अर्जुन, तुम यहाँ, और वो दुष्ट पापी तांत्रिक कहाँ गया? शिवानी, मैं उससे बचकर तुम तक तो पहुंच गया हूँ। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हाँ जरूर, जल्दी चलो यहाँ से। और केकड़ा धोखे में शिवानी को गुफा के पिछले रास्ते से लेकर जाने लगता है। कटकानंद दूर खड़ा यह सब देख रहा था। देखा, यही था मेरा सबसे बड़ा मोहरा। और शिवानी अर्जुन के साथ भागने लगती है। तभी अर्जुन थोड़ा पीछे की ओर हटता है और उसके पीछे केकड़े के दो बड़े बड़े डंक निकल आते हैं।
तभी शिवानी पानी पीने रुकती है तो पानी में अपने पीछे खड़े अर्जुन की भयंकर परछाई देखकर डर जाती है। फिर केकड़ा शिवानी पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर अंधेरे रास्ते पर ले जाता है। शाबाश केकड़े, अब तेरा काम यही खत्म हुआ। तू अब अपनी दुनिया में लौट जा। आगे का रास्ता अब मैं पूरा करूंगा। वैसे भी नागमणि अब खुद मुझ तक चल कर आ रही है। नागमणि की असली हकदार नागरानी ही थी। उसके स्पर्श से उसकी ताकत अब फिर से लौट आई है। अब मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हा 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 हा। तभी कटकानंद जैसे ही मुड़ता है, केकड़ा कटकानंद के पेट में अपना डंक छुपो देता है, जिससे कटकानंद केकड़े के ऊपर ही लटक जाता है। ऐसा क्यों किया तूने केकड़े? क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ, बेवकूफ तांत्रिक, और ना ही तेरा कोई गुलाम हूँ जो तेरी सारी बातें मानूंगा। इतनी सुंदर नागिन को छोड़कर मैं फिर से केकड़ा नगरी में लौट जाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। अब तो ये नागिन भी मेरी होगी और वो नागमणि भी, और अब तू मरकर नरक में सड़ेगा। और कटकानंद अपने प्राण त्याग देता है। नागमणि से शिवानी का पता पूछने पर नागमणि में से एक तेज रोशनी बाहर आती है, जिसमें शिवानी नजर आती है, जो किसी जगह पर फर्श पर लेटी हुई थी। मगर आखिर ये जगह कौन सी है? तभी मिहिर उस जगह को ध्यान से देखता है। मैं समझ गया कि माँ कहाँ है। ये तो हमारा ही घर है। देखिए बाबा, उस दुष्ट ने माँ को हमारे ही घर में छिपा रखा है। अर्जुन शिवानी के चित्र के पास जाकर जैसे ही उसे छूता है, वो गायब हो जाता है। चिंता मत करो शिवानी, पूरा नाग परिवार तुम्हें बचाने आ रहा है। तभी गिरीश गले में खरखरी करता है। एक्सक्यूज मी गाइस, गिरगिट परिवार भी तो आपके साथ है। ये सुनकर सब हंसते हैं। तो साथियों, चलो चलें, आज हम जीत कर रहेंगे। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, शुरुआत में हम सब एक दूसरे के दुश्मन थे और अब सब एक ही परिवार हैं। और सब अर्जुन और मिहिर के घर की ओर बढ़ते हैं और अंदर जाने लगते हैं। ग्रीक्षा, तुम और मृणालिनी बाहर दरवाजे पर नजर रखो। और वो दोनों वहीं खड़ी हो जाती हैं। बाकी सब अंदर जाते हैं। तभी गिरीश रुक जाता है। सावधान, मुझे यहाँ किसी और के होने का भी एहसास हो रहा है। गिरीश जमीन छूकर देखता है। मिहिर, तुम्हारी माँ शिवानी यहीं कहीं है, आसपास। पर आसपास तो सिर्फ दीवारें हैं और वह तो किसी भी कमरे में नजर नहीं आ रही। 1 मिनट आंटी जी, माँ है, यही है, उसी गुप्त दरवाजे के पीछे। क्या? कौन सा गुप्त दरवाजा? हाँ बाबा, घर में गुप्त जगह थी जो कि मुझे और दादी को ही पता थी। जब भी मैं बदमाशी करता था तो माँ से बचने के लिए यहीं आकर छिप जाता था, और देखो आज माँ को ही उस पापी ने यहाँ कैद कर दिया। तभी मिहिर जाकर दीवार खोलता है और जैसे ही दीवार खोलता है, उसके पीछे शिवानी अपने नाखून बड़े करके खड़ी रहती है और तुरंत ही अर्जुन पर हमला कर देती है। दूर खड़ा केकड़ा ये देखकर हंस रहा था। शाबाश मेरी शेरनी, सबको नोच डाल एक एक को। शिवानी सबको जख्मी कर रही थी। माँ रुक जाओ, मैं तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचा सकता हूँ। माँ ऐसा मत करो। शिवानी, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। शिवानी, क्या तुम अपने अर्जुन को भी नहीं पहचान रही? मगर केकड़े ने शिवानी को अपने काबू में कर लिया था, क्योंकि वह कटकानंद का सबसे ताकतवर मोहरा था, जिसमें अनगिनत काली शक्तियां थी, और वह अर्जुन का भी चेहरा नोचने लगती है। तभी अंजलि नागमणि बाहर निकालती है और अचानक से शिवानी के सर पर उसका स्पर्श कराती है। नागमणि के स्पर्श से शिवानी तुरंत ही होश में आ जाती है। अर्जुन, मिहिर, मेरे बच्चे, ये मैं क्या कर रही थी? मुझे माफ कर दो, मैं अपने ही परिवार को चोट पहुंचा रही थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है शिवानी। पारिवारिक ड्रामा, मुझे नफरत है ऐसे नाटकों से। मुझे चाहिए खून खराबा। लगता है अब मुझे ही तुम सबको खत्म करना होगा। ये सब इस दुष्ट केकड़े ने किया है। पहले ये अर्जुन बनकर धोखे से मुझे यहाँ ले आया और फिर अपने ही परिवार का दुश्मन बना दिया। बच्चों, आ जाओ, अब इसकी बैंड बजाते हैं। तभी केकड़ा सलाखा और विशाखा को अपने पंजे में जकड़ लेता है। तभी सब अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। ध्रुव और अंजलि उछलकर केकड़े के मुंह पर मारते हैं, जिससे सलाखा और विशाखा छूट जाती हैं और सब एक साथ केकड़े पर हमला कर देते हैं। अर्जुन और शिवानी का क्रोध इतना भयंकर होता है कि वो विशाल नाग नागिन में बदलकर अपनी पूंछ से केकड़े के दोनों डंक जकड़कर उन्हें तोड़ देते हैं।
जैसे ही केकड़े के डंक टूटते हैं वह एक पिद्दी से केकड़े में बदल जाता है और बाहर की ओर भागने लगता है। तभी गिरीश आवाज लगाता है, छोटी हल्ला बोल। और इतना सुनते ही दरवाजे पर खड़ी गिरिक्षा और मृणालिनी केकड़े को पांव के नीचे कुचल डालते हैं और उसका काम तमाम हो जाता है। अर्जुन और शिवानी गले लगते हैं। आखिर हम फिर से एक हो ही गए शिवानी। हाँ, सिर्फ हमारे बच्चों की बदौलत। तभी अंजलि कटकानंद की लाश देखती है। और ये तो कब का ही नरक पहुंच चुका है। हाँ, मैंने धुंधलाई आंखों से देखा था कि कैसे केकड़े ने अपने ही मालिक को मार डाला था। किसी ने सही कहा है कि सबको अपने कर्मों के फल यही मिल जाते हैं, तो इसके साथ तो ऐसा होना ही था। माँ, ये सलाखा है तुम्हारी बहू। बहुत प्यारी है मेरी बहू तो, और देखो ये रंगीन भी है एकदम। सब हंसते हैं। तभी अंजलि भी बोल पड़ती है, इसी घर में अंजलि और शिवानी की शादी हुई थी, तो क्या अब मेरी बारी भी आ सकती है? अब तो मैं भी। और अंजलि ध्रुव से चिपक जाती है। सब हंसते हैं। क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सब फिर से शादी कर लेते हैं। और अगले दिन सब मंडप सजाकर जोड़े से शादी करते हैं। अब अर्जुन की शिवानी के साथ, सलाखा की मिहिर के साथ और विशाखा गिरीश के साथ, वहीं अंजलि ध्रुव के साथ रिश्ते में बंध जाते हैं। गिरिक्षा और मृणालिनी सुरभि और नरेश के साथ ये देखकर खुश हो रहे थे। तभी गिरिक्षा बोलती है, भैया अब आपका लौटने का समय आ चुका है। लौटने का समय? मगर क्यों? वो तो आपको वहीं पहुंचकर पता चलेगा भैया। गिरगिट आइलैंड को आपकी बहुत जरूरत है। तभी गिरीश विशाखा के सामने अपना हाथ करता है। तो धर्मपत्नी जी, अब मेरे साथ चलना चाहेंगी आप अपने ससुराल? बिल्कुल स्वामी। और गिरिक्षा एक रोशनी का दरवाजा बनाती है। गिरिक्षा और विशाखा सबसे मिलते हैं और गिरगिट आइलैंड चले जाते हैं। वैसे शादी तो हो गई है, अब हनीमून का क्या प्लान है? भाई वाह, इतने सालों की शादी के बाद भी अर्जुन और शिवानी के बीच प्यार कम नहीं हुआ। देखो ध्रुव, अब तुम भी मुझे ऐसे ही प्यार करना, वरना मैं फिर से चली जाऊंगी किसी गुफा में। नहीं नहीं। देखा स्वामी, कोई भी नागमणि परिवार का ये सुख और खुशियां नहीं दे सकती। अंजलि नागमणि को लेकर फिर से नागलोक पहुंचा देती है और पूरा नाग परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। और इस तरह इतने बड़े उतार चढ़ाव के बाद पूरा नाग परिवार एक हो गया और खुशी खुशी साथ रहने लगा। दोस्तों, हर बुरी शक्ति का एक दिन अंत हो ही जाता है। बुरे के बाद अच्छा जरूर आता है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के सीजन देखने के लिए लगातार देखते रहिए हमारा चैनल पापा टीवी हिंदी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।